जनाब, कैसे हैं? नहीं, अब तो आप ही से पूछ रहा हूँ, तो कोई मज़ा नहीं आ रहा है, एनर्जी नहीं है। आधे तो मेरे स्टूडेंट हैं यार, हैं, फिर भी एनर्जी नहीं है। चलें दोबारा बताएं, कैसे हैं? गुड। सो अब पता चला कि 4 लोग बैठे हुए हैं, वरना मैं सोच रहा था क्या कर रहे हैं यहाँ। ओके, कुछ दोस्तों को, ज़्यादातर तो मुझे जानते हैं, जानी पहचानी शक्लें। कोई ऐसे हैं जो मुझे नहीं जानते? आप नहीं जानते यार, कितनी बुरी बात है। अच्छा, चलें एक मुख्तसर सा तारुफ़, और चूँकि कम लोग हैं तो मैं चाहूँगा इधर से भी तारुफ़ हो, और हम इसे बहुत, एक तो ये तवक्को ना रखें कि मैं कोई बहुत एक्सपर्ट हूँ और पता नहीं क्या लेक्चर दूंगा, वो मैंने कभी क्लास में नहीं दिया है। तो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आप उनसे चेक कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। मेरा ख्याल ये कि हम मिलकर इस मौजू को थोड़ा सा खंगालेंगे, थोड़ा सा फरोलेंगे और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इस पे मुझे ज़्यादा पता है और आप लोगों को कुछ पता नहीं है। इस तरह की सूरत हाल मैं तो नहीं समझता। यकीनन आप लोगों को भी कुछ ना कुछ इस बारे में ज़रूर इल्म है और कुछ ना कुछ मुझे भी है, तो उसको हमने शेयर करना है और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करनी है थिएटर की और सोसाइटी की। तो मेरा तारुफ़ ये है कि जो दोस्त नहीं जानते कि सफ़ीरुल्लाह ख़ान मेरा नाम है और गुज़श्ता कोई 22 साल से थिएटर कर रहा हूँ। शुरू में मैंने जो ज़्यादा थिएटर किया वो स्ट्रीट थिएटर है। स्ट्रीट थिएटर में एक्चुअली गांव-गांव जाके, गली-गली जाके छोटे छोटे 15-15, 20-20 मिनट के प्लेस करना, और उनकी कोई काउंटिंग नहीं है। इन्यूमरेबल परफॉर्मेंसेस, थाउजेंड्स में। मैं आपको डिस्ट्रिक्ट्स गिनवा सकता हूँ जिनमें मैंने सैकड़ों परफॉर्मेंसेस की हुई हैं। चकवाल, रावलपिंडी, झेलम, अटक, फिर लाहौर, फिर नीचे साउथ में चले जाएं तो मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, बहावलपुर, लोधरा, विहाड़ी, राजनपुर। उसके अलावा फिर पेशावर, मुजफ्फराबाद। तो उसमें कितने प्लेस हुए, कितनी परफॉर्मेंसेस हुई 10-12 साल के अरसे में, वो मेरे पास भी अब काउंट नहीं है। बाज़ दफ़ा एक प्ले, मतलब मुजफ्फराबाद में जो एक प्ले था हेल्थ एंड हाइजीन के हवाले से, वो 59 विलेजेस में परफॉर्म हुआ था। थैंक यू। तो 10-12 साल ये काम करने, यानी स्ट्रीट थिएटर करने के बाद फिर आहिस्ता से थोड़ा सा एक शिफ्ट आया। यहाँ इस्लामाबाद में लाइक माइंडेड दोस्तों के साथ मुलाकात हुई जो थिएटर करना चाहते थे, तो एक थिएटर ग्रुप हमने बुनियाद रखी थिएटर वाले के नाम से। वेलकम जनाब, आइए। और वो 2010 से ऑनवर्ड्स हम बहुत तसलसल से थिएटर वाले के प्लेटफॉर्म से प्लेस कर रहे हैं। कमिंग वीकेंड पे हमारे बनी गाला में हमारी अपनी स्पेस है, वहाँ पे इंग्लिश प्लेस हो रहे हैं। वो कोई गालबन 15-15 मिनट के 4-5 प्लेस छोटे छोटे जो हैं वो इकट्ठे किए हैं मेरे दोस्तों ने। आज एक्चुअली कुछ ये कि कुछ तादाद इस वजह से भी कम है कि काफ़ी सारे दोस्त वहाँ रिहर्सल में बिज़ी हैं। वो एक रिहर्सल मेरे साथ करके फिर वहाँ चले गए, और जो वहाँ नहीं जाना था वो यहाँ आ गए। तो ये एक खेल है। बहरहाल, तो थिएटर वाले के प्लेटफॉर्म से काम कर रहा हूँ। फिर एक आहिस्ता से जो बीच में चेंज एक और आया कि 2019 के अराउंड मैंने एक्टिंग क्लासेस पढ़ाना शुरू कर दी थी। तो रंग स्कूल से आगाज़ किया था, फिर बाद में PNCA ने बुला लिया, तो 1.5-2 साल वहाँ, अगरचे वो बहुत अच्छा वक्त नहीं रहा क्योंकि वो कोविड का ज़माना था। क्लास शुरू होती थी, महीना बाद फिर कोविड का एक सर्ज आता था, फिर क्लास बंद हो जाती थी। तो वहाँ से कोई बहुत क्या कहना चाहिए, कोई एक बैच भी कंप्लीट नहीं कर पाया अपना सेशन जो है। लेकिन बहरहाल हम चल रहे हैं। यहाँ ब्लैक होल पे भी एक सेशन हमने यहाँ पे किया है, उसके स्टूडेंट्स 1-2 बैठे हुए हैं। रिसेंटली हमने आहंकदा में शुरू किया, वहाँ से भी 1-2 स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं। तो ये मेरा एक मुख्तसर सा तारुफ़ था। आप लोगों से मैं सवाल करूँगा। एक तो पहला और बुनियादी सा सवाल ये है कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने थिएटर परफॉर्मेंस की है कभी? मुझे लग रहा है कि ज़्यादा वो हैं जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। और यार परफॉर्म, अच्छा कुछ का तो मुझे पता है, पता नहीं क्यों नहीं हाथ उठा रहे हैं। ठीक है, या एनी परफॉर्मेंस। अगर आपने थिएटर किया है तो फिर आपने किया है, ठीक है, चाहे स्कूल लेवल पे किया है, कॉलेज लेवल पे किया है, कहीं भी।
प्रोफेशनल थिएटर तो वैसे भी इस मुल्क में इतना कम होता है कि एक दो लोग ही ये दावा कर सकते हैं। अच्छा, बाकी लोग जिन्होंने किया नहीं है, क्या आपने कभी थिएटर परफॉर्मेंस देखी है, कभी गए हैं? आपने नहीं देखी? देखने की कोशिश की थी, शो कैंसिल हो गया। शो कैंसिल? अच्छा, तो शो ही कैंसिल हो गया। अच्छा, सो पहले मैं, मेरा ख्याल है उन दोस्तों से शुरू करता हूँ जिन्होंने थिएटर परफॉर्मेंस देखने की बात की है। एक तो माइक सजाद, उनको दे दीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने थिएटर परफॉर्मेंस देखी, एक तो कौन पहले बात करना चाहेगा? थिएटर परफॉर्मेंस देखी तो आपको कैसा लगा? बस सादा सा सवाल है, कोई बहुत लंबी चौड़ी उसमें फ़लसफ़ा झाड़ने की ज़रूरत नहीं है। जी, अपना थोड़ा सा तारुफ भी करवाते जाएं। जी, महमूद सुल्तान है और इस्लामाबाद की रहायशी हूँ, और मैंने अलहमरा आर्ट में कई मरतबा देखा है। हम सिर्फ फॉर फन से वहाँ जाया करते थे। ठीक है। उस थिएटर की सबसे आला और जो क्वालिटी थिएटर के हवाले से जो आर्टिस्ट हैं उनकी ये नज़र आती थी कि वो स्पॉन्टेनियसली जवाब दिया करते थे। और मेरा ख्याल है कि ये बाकी स्क्रीन के ऊपर जो हम प्ले देखते हैं या करते हैं उनसे हटकर ये लाइव परफॉर्मेंस जो नज़र आती है, इसमें सबसे ज़्यादा लुत्फ़ ये है कि आपके पास एक्ट करने के लिए टाइम नहीं है, रिस्पॉन्ड करने के लिए टाइम है, सोचने के लिए टाइम नहीं। जी, रिस्पॉन्ड करना है आपने, ऑन द स्पॉट रिस्पॉन्ड करना है। तो ये फ़र्क लगा मुझे, स्पॉन्टेनिटी है। अच्छा, ये तो आपने अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं कि उधर क्या हो रहा था, उसने आपको कैसे अफेक्ट किया? अगर आप थिएटर ना देखते तो आपकी ज़िंदगी कैसी होती, या थिएटर देखा तो उसके नतीजे में कुछ फ़र्क पड़ा? ना देखते तो शायद ये महसूस होता कि एक चीज़ है जो हमने उस राह से गुजरे नहीं तो कुछ कह नहीं सकते, गुजरे हैं तो ये महसूस हुआ कि इंसान के अंदर बहुत कुछ है। और सबसे बड़ी बात है ये जो सामने बैठ के प्ले कर रहे हैं हमें, इनका कॉन्फिडेंस जो शायद हम में कमी थी उनका थोड़ा सा ट्रांसफ़र हमारे पास भी हुआ, कि जिसमें ये है कि हम जवाब दे सकते थे। और ये जो एक हेजिटेशन या झिझक से हम कहते हैं, तो ये थोड़ी कम हुई। और उसके बाद बहुत कम ऐसे शोज़ देखे जिसमें कोई मैसेज होता था, वरना 90% वो जो हिस्से लतीफ़ आप कह लें या दूसरे अंदाज में जुगतबाजी होती थी। ठीक ठीक ठीक, मेरी ऑब्जर्वेशन तो ये थी। ठीक है। कोई और दोस्त अपने थिएटर देखने के हवाले से? मेरा नाम एजाज़ुर रहमान है और मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी है वो रन करता हूँ। ठीक है। तो पहली बार जब मैंने देखा था परफॉर्मेंस थिएटर की, तो जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो एक्टर्स हैं दे कैन डिस्कनेक्ट, यानी आप दो दुनिया देख सकते हैं, एक जिसमें आप खुद बैठे हुए देख रहे हैं और एक वो जो उन्होंने क्रिएट की हुई है सामने। तो वो एक बहुत अच्छा कंट्रास्ट आपको नज़र आता है कि एक वर्ल्ड वो है उन्होंने, जिस तरह आप टीवी में वो वाला नहीं इफेक्ट आ सकता, सिनेमा में नहीं आ सकता, क्योंकि रीज़न ये है कि एक जब आप सामने परफॉर्म करें तो ये बेसिकली दो, ये ऐसे जैसे आप कहीं ऊपर से इस दुनिया को देख रहे हैं लाइव, तो उस तरह का एक इफ़ेक्ट है, वो एक अच्छा इफ़ेक्ट है। और बहरहाल बाकी हम तो एंटरटेनमेंट के पर्सपेक्टिव से ही देखते रहे हैं थिएटर को। किसी सीन ने, किसी उसमें किसी डायलॉग ने बहुत अफेक्ट किया हो आपको, याद रह गया हो? कोई ऐसा पर्टिकुलर डायलॉग, क्योंकि वो हम इतना कोई ऐसा कोई ख़ास पर्टिकुलर डायलॉग मुझे याद नहीं है ऐसा, मगर ऑब्वियसली वो एक बैक ऑफ द माइंड पे तो आपके चीज़ें कहीं ना कहीं आ जाती हैं। जिस तरह आप बहुत सारी बातें आमतौर पे करते हैं, तो वो कई दफ़ा वो बातें जो हैं वो ख़ास तौर पर जिस तरह बिज़नेस में हैं तो आप कई दफ़ा बहुत सारी बातें लोगों से कर रहे होते हैं, और जब आप कहीं किसी कस्टमर के पास प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं या उससे डिस्कशन करें, तो वो बात कहीं से निकल आती है जो आपने कहीं सुनी थी और आपके बैक ऑफ द माइंड में थी। तो वो नेसेसरीली ऐसा नहीं है कि वो कोई याद रह गया हो, ऐसा मुझे याद नहीं है, मगर इट रियली इम्पैक्टेड इन सम वे और द अदर। ठीक ठीक। कोई और दोस्त? सज्जाद कुछ कहना चाह रही हैं? जी। मैं खुद भी पार्टिसिपेट करता हूँ क्योंकि मैंने थिएटर देखा, और एक तो इम्प्रोवाइजेशनल जो थिएटर यहाँ पे यहीं पे हुआ था, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया, वी वर पार्ट ऑफ द प्ले, ऑडियंस नहीं था। तो वो एक मज़े का एक्सपीरियंस था कि हम यहाँ बैठकर भी उस प्ले का पार्ट हैं, हम ऑडियंस की तरह से उसको विटनेस नहीं करें। और दूसरी जो थिएटर जो इससे पहले प्ले था, शायद सुहांग ने जो करवाया था, उसमें एक
मंटो के प्लेस जो थे। हाँ वो भी था, उसमें भी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले जो हुआ था प्ले जो स्वांग का था, स्टोरी ऑफ जो था वहाँ हुआ। हाँ अच्छा, तो 100 बरस उसमें की स्टोरी। हाँ 100 बरस की स्टोरी में उसमें एक हॉरर जो म्यूज़िक और जो उसका पार्ट था उसमें हमें भी गूज बम्स और वो सारी फील आ रही थी जो परफॉर्मर्स को आ रही थी। तो ये एक इंटेंस था इमोशनली कि हम वहाँ बैठकर ऑडियंस में भी वो सारी फीलिंग ले रहे थे जो स्टेज पे परफॉर्मर कर रहा था। वो भी डर रहा था और हम भी डर रहे थे क्योंकि वो म्यूज़िक और वो लाइटनिंग और सारा सीन ही ऐसा क्रिएट हुआ इस था। तरह का क्रिएट और हुआ। वो जो एक अभी आपने मंटो का जिक्र किया तो उसमें भी एक दो सीन्स ऐसे थे, बल्कि वो था ही इतने अच्छा प्ले था, उसमें भी कुछ सीन्स ऐसे थे कि जो इमोशनली थोड़ा सा टच था। तो यहाँ करीब बैठ के 7-8 फीट से तो वो हम प्रॉपरली उसको फील कर रहे थे, उस इंटेंस इमोशंस को जो हम टीवी में नहीं देख पाते। वो अगर रो रही है तो शी इज़ रियली क्राइंग इन फ्रंट ऑफ यू, मतलब वो ऐसा नहीं है कि आप शायद कोई आर्टिफिशियल आंसू नहीं थे, वो रियल थे। तो ये एक डिफरेंस है, कंट्रास्ट है जो थिएटर देखने और एज़ कम्पेयर टू ड्रामा या मूवीज़ या स्क्रीन का ये डिफरेंस मैंने फील किया। बिल्कुल सही। आप लोग वैसे गुफ्तगू उसी डायरेक्शन में मैंने जो नोट्स लिखे हुए हैं वो सारी बातें यहाँ से आ रही हैं, तो मैंने वो नोट्स इसलिए साइड पे रखे हुए हैं कि अगर सारी बातें यहाँ से आ जाएंगी तो फिर इनकी ज़रूरत नहीं है। तो जनाब वेलकम, थैंक यू। यासिर साहब हमारे पास तशरीफ़ ले आए। बाय द वे मंटो के प्लेस के डायरेक्टर हमारे पास मौजूद हैं, बैठे हुए हैं। उसामा मुँह छुपा रहे हैं, पता नहीं क्यों। हालांकि थैंक यू फॉर योर फीडबैक। बहुत शुक्रिया। अच्छा, कोई और दोस्त? यासिर साहब, सवाल ये चल रहा है कि अगर आपने कोई थिएटर परफॉर्मेंस देखी है तो क्या आप अपना वो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे कि आपको कैसा फील हुआ, कैसा लगा? सजाद ने जो अभी हमसे बात की है वो बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। ये भी मैंने अपने नोट्स में रखा था कि अगर उधर से नहीं आएगी तो फिर मैं ये बात करूँगा कि थिएटर एज़ कम्पेयर टू टीवी और जो फिल्म का मीडियम है कि ये वो है जो ऑडियंस को भी अपने ग्रिप में ले लेता है, उस दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। जो टेलीविज़न में एक डिस्टेंस है आपका रहता है या फिल्म में एक डिस्टेंस रहता है, लाइव थिएटर के बारे में मैं वैसे आमतौर पे कहता हूँ, लाइव म्यूज़िक के बारे में भी, कि अगर आपको ईस्टर्न क्लासिकल या सेमी क्लासिकल लाइव म्यूज़िक सुनने की आदत पड़ जाए या आपको थिएटर देख लें आप लाइव थिएटर, तो ये एक ठरक है, ये एक लत है जो लग जाती है। तो वो मज़ा फिर आपको फिल्म में नहीं आता है, वो मज़ा आपको टीवी के ड्रामे में नहीं आता है जो लाइव में। और वो उसकी वजह जो सजाद ने बात की कि हम ट्रांसपोर्ट हो गए उस दुनिया में। वो हालांकि जो जिस ड्रामे की बात की 100 बरस की स्टोरी, वैसे बाय द वे वो मेरा प्ले था, मैंने डायरेक्ट किया था। तो उसमें हालांकि वो एक दास्तान थी जिसमें बादशाह सलामत हैं, चुड़ैलें हैं, परियां हैं, उस तरह के कैरेक्टर्स थे। और उसमें भी अगर आपको लगा कि आप उस दुनिया का हिस्सा बन गए हैं और वहाँ स्टेज पे जो कुछ हो रहा है, अगर कैरेक्टर स्टेज पे जो कैरेक्टर है उसको खौफ महसूस हुआ तो आपको भी खौफ महसूस हुआ, तो इसका मतलब है कि आप और वो कैरेक्टर एक हो गए हैं। इससे जुड़ी हुई और आगे बातें आएंगी, लेकिन मैं इस वक्त एक लंबी तकरीर नहीं करना। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, आपने भी यकीनन थिएटर देखे होंगे बहुत। थिएटर मतलब 2 एपिसोड्स हैं जनरल मेरी पर्सनल हिस्ट्री में। जी वॉच्ड और सीन थिएटर। एक तो ये है कि जी लाहौर में कॉलेज के दौरान हम जो पंजाब का जो मौजूदा वक्त में बन गया हुआ थिएटर है, वो अब आई डोंट नो कि इस वक्त वो क्या हालात हैं। तमसील थिएटर अफजाल का जो होता था, महफल थिएटर होता था, वहाँ पे उस वक्त देखे प्लेस। तो तमसील में जो अफजाल जन्म जन्म की मैली चादर थी शायद, वो मुझे उसके याद हैं, उसकी प्रोडक्शन वाइज, उसकी स्टोरी और उसमें जितने सारे एलिमेंट्स जो कंटेम्प्रेरी पॉपुलिस्ट में चलते थे, वो भी काइंड ऑफ एक नया एक तनासुब बनाया गया था उसमें। बहरहाल मैं मुझे वो आज याद करता हूँ तो वो सारी चीज़ों की एक बेहतर औसत निकली थी। एक तो वो फेज़ है, महफल वगैरह या बाकी आज भी कल भी वो वीडियोस की शक्ल में भी नज़र आते हैं, या उसके बाद हम देखते हैं कि वो किस तरह के ख़ास लेवल पे आया हुआ है। मैं तो खैर उसे भी बहुत बुरा नहीं कहूँगा। लोग अगर उसे एक ऑडियंस की टाइप है जो एक एंटरटेनमेंट के एक ख़ास लेवल पे चीज़ों को देखना चाहती है, तो दे आर वॉचिंग दैट, सीइंग दैट, दिस इज़ द राइट। मैं पेट्रनाइज
पेट्रनाइजिंग और वो कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड नहीं रख सकता कि वो क्यों देखते हैं ऐसा। एनीवे अगर लाहौर के स्टेशन पे ख़ास तरह की तस्वीरें बिकती हैं, फैज़ साहब ने अपनी किताब कल्चर वाले में उसको कहा जी नहीं ये जी बड़ा हो गया है वो वाला, तो वो भी अगर है उसकी कंजम्पशन तो एक लोगों के लेवल की तो होना ही होती है। सो हैविंग सेड दैट, सेकंड जो है पर्सनल एक जो हमारे नैरेटिव या हिस्ट्री के पार्ट में से वो आता है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में एक ही हैं थिएटर वाले, इनके वहाँ जो बनी गाला में था वहाँ पे मैंने नौजवान लोग हैं जो बाद में वो नौजवान दाढ़ी वाला उस परिजात ड्रामा में भी पोइट के रोल में आया, उन्होंने और एक हमारे और राशिद साहब के स्टूडेंट्स हैं राशिद सलीम साहब के, उन्होंने प्ले लिखा था वहीं पे वो ना प्ले हुआ था, कोई सर्दियों का इसी तरह मौसम था, कोई दिसंबर जनवरी, वहाँ पे देखा था। सो आप जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स कह रहे हैं, एक चूँकि हम लिटरेचर के स्टूडेंट्स खुद ड्रामास पढ़े हुए थे, पढ़े हुए के अलावा वो बीच में थोड़े थोड़े इनएक्ट कराना भी करना भी वो भी एक पार्ट था। सो हम साइकोलॉजिकली एक और लेवल पे देखते थे शायद हम मतलब एक बहुत दूसरी तरह, लेकिन जो आप बातें कह रही हैं आई गेस आई कैन सेकंड टू देम। मेरी एक अफेक्ट की जो मेमोरी है उसके अंदर के यू फील लाइक ठीक है आज ऑनलाइन है आजकल, उसके अपने फ़ायदे हैं, लेकिन जो पर्सन टू पर्सन एक ये वाली नियरनेस इसका इफ़ेक्ट है, कनेक्टिविटी है, वो स्क्रीन की कनेक्टिविटी एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। गलत तो मैं पूरी इस डाइवर्सिटी में समहाउ नहीं कह पाऊँगा किसी चीज़ को भी, हर चीज़ की अपनी इकोलॉजी है, स्पेस है जी उसका इफ़ेक्ट है। सो वो मुझे याद है। सो ये दो पीरियड्स अपने में। मैं सवाल थोड़ा सा अगर इसको जी जी आप कर दूं कि आपको खुद थिएटर का एक्सपीरियंस कैसा था, आपकी शख्सियत में कुछ तो बदलाव आया, तो फ़र्क पड़ा आपको? ये थोड़ा सा मतलब मैं अपने को लोकेट डिफरेंट अंदाज में कर रहा हूँ। मैंने जैसे कहा था ना कि आप जब उसी चीज़ के कम अज़ कम आप लिटरेचर के स्टूडेंट हों, थोड़े से अपने आप को समझते हो सीरियस लेवल के स्टूडेंट हों, और आप उन्हीं चीज़ों को पीछे रह के देख भी रहे हों कि ये क्या चीज़, ड्रामा आप खुद पढ़ा रहे हों, तो आप एक डिफरेंट अंदाज में देखते हैं। फिर असर जो है ना वो एक उसकी जो है सारी कैटेगराइजेशन है ना वो बदल गई होती है। शायद मैं उतना सिंपलिस्टिक जवाब ना दे पाऊँ, या मैं उतना उस कदर इम्प्रेशनेबल भी ना हो पाऊँ। और ये मतलब जो ज़्यादा इनिशिएटेड लोग होते हैं किसी भी फील्ड में, तो उनको फिर वो पता है हम जो एक और टेस्ट या एस्थेटिक्स के लेवल पे होते हैं, वो कहते हैं जी नहीं ये तो वो एकेडमिक वो वाले हो गए और फलाने थेरेटिस्ट्स हो गए, और ये हमारी चीज़ को नहीं कर पाते अप्रिशिएट। सो मुझे अच्छा लगा था, मैं अपने तौर पे अफेक्चुअल लेवल पे कहूँ, उनका वो थिएटर मुझे अच्छा लगा था। और मैं और चीज़ों पे देख रहा था, यार ये इनका मेकअप कैसा है, इनकी आवाज़ के मतलब कितनी मौसर है, और हमें कितना कनेक्ट, दे वर एबल टू कनेक्ट। ठीक ठीक। एक शायद आपका भी प्ले था उसमें, आप मुझे अब उसका नाम नहीं याद आ रहा, वहीं पे ही थिएटर वाले में ही, और टू सी यू एज एक बिल्कुल एक क्रिएटिव वर्ल्ड के अंदर सफ़ीरुल्लाह को देखना, एक पर्सन के तौर पर जो एक हमारे लिए रियल लाइफ किरदार है, और एक स्टेज के ऊपर उस रोल के अंदर देखना, वो एक डिफरेंट चीज़। से मुझे नाम नहीं याद आ रहा उस प्ले का जिसमें आप थे और साथ, और उसमें से कोई बात याद होगी तो मुझे याद आ जाएगा। हाँ मुझे आई गेस थोड़ी देर बहुत कम प्लेस किए हैं जिनमें मैं खुद स्टेज पे आया हूँ। आप थे आर्तुरो हुई शायद होगा उसमें आपकी, मुझे आपका वो गेटअप याद आ रहा है, छोटी छोटी मूछें थी बारीक बारीक सी, और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि सवाल इस तरफ चले जाना है तो चले कोई बात नहीं, ठीक है हम इसे छोड़ सकते हैं जी। और कोई दोस्त? जी हाँ, इन्होंने हाथ खड़ा किया है। मेरा नाम जिशान अहमद है। और अच्छा, मेरा सवाल है बिल्कुल सिंपल, मैं उस पर कोई क्रिटिक जो है ना वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। जस्ट सिंपली यू वॉक्ड इनटू अ थिएटर प्ले, आपने देखा, आपकी फीलिंग्स क्या थी, आपको क्या चेंज महसूस हुआ अपने आप में, कैसे इफेक्ट हुए, कितना इफेक्ट हुए? मैंने थिएटर जो देखा था वो बेसिकली स्ट्रीट थिएटर था, एक क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक वो
थिएटर हो रहा था लाल हड़ताल के प्लेटफॉर्म से। ठीक है। तो उस थिएटर को देख के मतलब जो फील मुझे हुआ वो यही हुआ कि हमारे आसपास जो बहुत सारी चेंजेस होती हैं, तो जिस तरह शायरी या दूसरे जितने भी अदब के मीडियम्स हैं वो डिफरेंट चीज़ों को अपने हिसाब से पेश करते हैं, तो थिएटर एक ऐसा ज़रिया है जो विजुअलाइज करता है चीज़ों को जो हमें नज़र नहीं आती। एक सीन मुझे याद आता है कि वो वहाँ पे एक डायलॉग के साथ था कि जब जब कोयला जलता है धरती का दम घुटता है। उसी के साथ वहाँ जो लोग थे वो मतलब इनेक्ट कर रहे थे जैसे उनका दम घुट रहा है और वो मर रहे हैं, और वो चीज़ फील भी हो रही थी क्योंकि उसी दौरान ये जितने सैलाब आए थे और ये जो लोग इफ़ेक्ट हो रहे थे, तो कि वो चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनर इफ़ेक्ट कर गई कि हम लोग कितना डिस्कनेक्ट हैं। लेकिन ये जो थिएटर जब लाइव हम उस चीज़ को देखते हैं तो वो हमें वहाँ पे नज़र आता है और हम उस चीज़ को फील भी करते हैं, जो हमें कहीं ना कहीं जो कमर्शियल मीडिया है, जो ड्रामे हैं, फिल्में, उनमें वो फील नज़र नहीं आती। वो लगता है कि मतलब पहले से हो रहा है इस तरह, लेकिन लाइव जब उस चीज़ को देखा तो उसका बहुत ज़्यादा फील आया था। ठीक, ग्रेट। उधर एक हाथ खड़ा है, हम एक दो कमेंट्स और लेते हैं फिर हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नज़ा महमूद है। मैं रिसेंटली सर की स्टूडेंट भी हूँ। मुझे आपकी बातों से ड्रामा याद आ रहा है, PNCA में देखा था, सरमद खोसट का था चांजरदी पावा छनकार। तो उसमें जब उन्होंने डांस किया तो लगा एक सरमद खोसट की अलहदा तरह की ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है और बड़ा फ्लेक्सिबल था, और हम ख़वातीन के लिए ये था कि उसने 6 इंचज़ की हील पहन के वो डांस किया, तो वो बड़ा मज़े का एक लगा। और फिर एक PNCA में ड्रामा था सियाचिन, तो उसमें आर्मी पर्सनस की जो लाइफ थी सियाचिन पे रह के वो क्या क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं, इग्लू में रह रहे हैं, क्या कुछ उनके पास खाने को है, और वो जो उनके इमोशंस थे। हम यहाँ बैठ के पेपर में तो पढ़ते हैं हाँ भी आर्मी पर्सन वहाँ पर हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल भी आर्मी फैमिली से नहीं है, तो इसलिए मैंने उनको कनेक्ट किया कि वाकई ये जो हमारे वतन के रखवाले हैं कितनी चीज़ों से गुजरते हैं, और हम सिर्फ उनको कुछ ना कुछ ब्लेम दे देते हैं या बात कर देते हैं। लेकिन दैट वाज द राइट टाइम कि मैंने उनके इमोशंस को बिल्कुल एज इट इज़ फील किया, जैसे हम वहाँ से फायरिंग हो रही है, स्नो है, क्योंकि वो सियाचिन आपको पता है कि सारा बर्फ़ का इलाका है, वो लोग क्या कुछ फेस कर रहे हैं, क्या पेन उठा रहे हैं, तो वो चीज़ उसने हम लोगों को अफेक्ट किया। थैंक यू। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, इसमें मेरी तवक्को के मुताबिक चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि थिएटर पाकिस्तान में कम होता है, लोगों ने कम देखा है, जो लोग देखना चाहते हैं उनके पास भी मौके कम हैं क्योंकि हो बहुत कम रहा है, तो उसमें उस तरह के एक्सपीरियंसेस पे बहुत बात नहीं हो पा रही। ठीक है, हम आगे चलते हैं। मैंने इस डिस्कशन का 2 हिस्से मेनली रखे थे कि एक जनरल, यानी एक वो लोग हैं जो थिएटर करते हैं और एक वो लोग हैं जो थिएटर देखते हैं या कंज्यूम करते हैं, जो भी आप उसके लिए लफ्ज़ बेहतर समझें। तो अभी हमने गुफ्तगू उन लोगों से की है जो थिएटर देखने गए। अब जो बाकी आधी पॉपुलेशन इस वक्त इस हाल की है उनकी तरफ चलते हैं कि इनका एक्सपीरियंस ज़्यादा इंगेज रहे हैं ना, कि ये वो लोग हैं जिन्होंने थिएटर किया है, ठीक है, स्टेज पे आए हैं, कोई रोल अडॉप्ट किया है। तो मैं अब चाहूँगा कि हम इनकी तरफ चलें और इनसे जानें कि जब आपने थिएटर की दुनिया में कदम रखा, और कुछ ने ज़ाहिर है 4-6 ड्रामे किए होंगे, किसी ने शायद अभी तक एक आधी, तो आपकी शख्सियत में क्या तब्दीलियाँ आईं, क्या फ़र्क पड़ा आपको? थिएटर से पहले आपकी शख्सियत कैसी थी और 4-6 महीने या 2-4 साल थिएटर करने के बाद आपकी शख्सियत में क्या तब्दीली आई? तो इस पे अगर आप में से कोई बात करना चाहे। थिएटर करने से पहले अच्छा, थोड़ी गर्मी नहीं हो रही या मुझे लग रही? जी जी, ज़िया अपना तारुफ भी करवाते हैं। मेरा नाम ज़िया है और मैं एक थिएटर एक्टर हूँ। थिएटर करने से पहले मैं, जैसे नॉर्मल लोग होते हैं छोटे शहरों के, वो थोड़े शाय होते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं होते, उनको डर होता है कि लोग मुझे जज कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा खुल नहीं पाते। तो थिएटर से मेरी ज़ाती पर्सनालिटी में ये फ़र्क पड़ा कि मुझसे वो डर चला गया कि लोग जज कर रहे हैं, लोग क्या सोच रहे होंगे, यार इसकी शक्ल कैसी है, इसके कपड़े कैसे हैं, चल कैसे रहा है, खड़ा कैसे है। वो चीज़ें मेरे जहन से, मेरे दिल से निकल गई और मैं एक्सप्रेसिव हो गया। पहले मैं बोलता नहीं था, बहुत कम बोलता था, अब मैं बोलता ज़्यादा हूँ। ह्यूमर पहले बिल्कुल भी नहीं था, अब जैसा भी है। तो ये चीज़ें जो हैं, लोगों की फ़िक्र मेरे जहन से निकल गई है कि लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में। ये एक
बड़ा मेरे ऊपर इफेक्ट पड़ा है। सो ये एक लिबरेटिंग एक्सपीरियंस है कि आप अपने आप को लिबरेटेड, आज़ाद महसूस कर रहे हैं। जो पहले एक तंगी सी और नैरोनेस थी, उससे जैसे आप बाहर निकल गए हैं, खुल गए हैं, कैदें या जंजीरें टूट गई हैं, बिल्कुल यूँ कहा जाए। मुझे एक और वैसे ज़ाती एक एक्सपीरियंस याद आ रहा है, एक बहुत इंटरेस्टिंग। इस्लामाबाद में मैंने 2008 से थिएटर करना शुरू किया और मेरे पास पहला जो एक खेप एक्टर्स की आई वो एरिड यूनिवर्सिटी से थी। तो वहाँ से कुछ बच्चे आए, उनके साथ मैंने 4-5 दिन की वर्कशॉप की, फिर उसके बाद प्लेज़ करना शुरू किए। तो और फिर एक के बाद एक प्ले आता गया और हम करते चले गए। तो कुछ 6 महीने बाद एरिड यूनिवर्सिटी से 3 बच्चे आए और वो कि जी सर ये सर सफ़ीर ये आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है आ जाएं। और एक ऑफिस में मैं काम करता था, मीटिंग रूम में बिठाया उनको, मैं गया उनके पास, मैंने कहा जी। तो अब वो बोले कुछ भी नहीं, ठीक है, वो मिलने आए हैं। तो मैंने हैरत से फिर वो खैर पूछा जिन स्टूडेंट्स जो मेरे अपने स्टूडेंट्स थे यानी थिएटर में काम कर रहे थे उनसे कि भाई किस सिलसिले में मिलने आए थे, क्या चाहते हैं ये लोग, चक्कर क्या है। तो वो पता ये चला कि उसमें मेरे साथ जो लड़के काम कर रहे थे उनमें एक लड़का था मुनीब नाम का, वो अभी भी फेसबुक पे मेरे साथ इन टच है, शायद वो ये देख भी रहा हो। तो उन्होंने कहा कि सर हम ये मुनीब में पिछले 6 महीने में इतनी तब्दीली आई है, और वो तब्दीलियाँ मोर और लेस जैसी ये कह रहा है कि मुनीब भी पहले शर्मीला था, बोलता कुछ नहीं था, और वो कहते हैं कि 6 महीने में अब वो इतना बदल गया है कि अब इसके आगे कोई बोल नहीं सकता है। तो हम ये देखने आए थे कि ये कौन बंदा है जिसने इसको इतना ट्रांसफॉर्म किया है। तो ये जो एक थिएटर करने की वो है ना, मैं तो आमतौर पे वैसे थिएटर वर्कशॉप या क्लास के बारे में ये कहता हूँ कि जो पहली या बेसिक लेवल की वर्कशॉप या थिएटर है या क्लास है वो हर किसी को अटेंड करनी चाहिए, नो मैटर यू वांट टू डू इट प्रोफेशनली या अडॉप्ट इट एज कैरियर, वो आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एक दफ़ा ये ज़रूर करें, ये आपको बहुत लिबरेट करता है, बहुत आपकी ज़िंदगी आसान बनाता है, जैसे कि ज़िया ने कहा। जी कोई और दोस्त? फैज़ान को दीजिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैज़ान है। थिएटर करने से पहले जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन थी वो बिल्कुल कह लें कि ज़ीरो ही थी, और थिएटर करने के बाद ऑब्ज़र्वेशन में इजाफा हुआ। वो इस तरह हुआ कि मुझे जैसे सर के साथ वर्कशॉप थी तो सर ने हमें कहा, टास्क दिया कि आपने ऐसी चीज़ ऑब्ज़र्व करके आनी है जो आपने पहले कभी नहीं की। अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको मैं बताऊं कि मेरे घर का वाटर डिस्पेंसर टूटा हुआ था और मैंने कभी गौर नहीं किया कि मेरे घर का वाटर डिस्पेंसर जो है वो टूटा हुआ है। तो ये एक चेंज था मेरे अंदर, जो अब मैं चीज़ों को काफ़ी ऑब्जर्व करता हूँ। अगर मुझे कोई रोल मिलता है, जैसे एक रोल था मेरे पास चाय वाला, तो मैं कोयटा होटल पे पहले जाके चाय पीता था, और जब रोल था तो मैं उस चाय वाले को देख रहा था कि ये क्या कर रहा है। तो थिएटर करने से आपके ऑब्जर्वेशन में इजाफा होता है। मेरे अंदर तो ये चेंज आया। ठीक, ग्रेट। कोई और? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आज़म हमीद है और मैं एक थिएटर एक्टर हूँ, टीवी भी कर रहा हूँ। तो आपके साथ तो ऑलरेडी अभी एक प्ले कर रहा हूँ जो रिहर्सल ख़त्म हो गया है। मेरे में चेंज थिएटर से पहले तो कॉन्फिडेंस नहीं था बात करने के लिए, किसी से मैं बात करता था तो अटकता था। तो जब मैंने थिएटर किया, मेरा पहला थिएटर था PNCA में मैंने किया, तो जर्मन एम्बेसडर सामने बैठी हुई थी रिहर्सल के दौरान। तो मैं जब स्टेज पे था तो मेरी टांगें कांप रही थी। तो मुझे तो डायरेक्टर साहब मेरे पास आए कि आप ये क्या कर रहे हो, तो उनको बुरा लगेगा। मैंने कहा सर ये पहली दफ़ा कर रहा हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है तो मैं कैसे करूँ। कहते इस बार तो कर लो लेकिन फ़ाइनल में आपने अच्छा करना है। तो फिर मैंने सोचा यार, मैंने कहा अगर कर रहे हैं तो फाइनल में देख लेंगे। अब मैंने जब फाइनल में किया, मैं जो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई, मेरे में कॉन्फिडेंस आया। मैंने पहला थिएटर किया, मैंने फाइनल में किया, फाइनल में भी डायरेक्टर ने आके जप्फी लगाई कहते अब अच्छा किया। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हुआ मेरा, मैं बात कर सकता हूँ, बात का जवाब दे सकता हूँ। तो आई थिंक ये मुझ में चेंज आया है। और ऑब्ज़र्व, जिस तरह भाई कह रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर सकता हूँ। मैंने इम्प्रोवाइज थिएटर भी किया है। इससे यही होता है कि आप एट द पॉइंट ऑडियंस आपको सजेशन देती है तो आपने उस लिहाज से एक्ट करना होता है। तो ये भी प्लस पॉइंट है मेरे लिए। बिल्कुल ठीक। फरहान। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फरहान और राइट नाउ मैं सर सफ़ीर का स्टूडेंट हूँ। इनकी एक्टिंग क्लासेस मैंने दोबारा ज्वाइन की हैं, इतना इन्होंने माशाल्लाह अच्छा इंस्पायर किया है। तो टू स्टार्ट ऑफ मैं टीचिंग करता हूँ, और टीचिंग भी एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे आपको बहुत सारे दिमागों को साथ लेके चलना पड़ता है, अपनी बात कन्वे करनी पड़ती है।
तो फॉर द पास्ट 7 years मैं पढ़ा रहा था, थोड़ा सा लाइफ काफ़ी स्टैगनेंट हो चुकी थी। तो एक्टिंग की तरफ आना, इस चीज़ को सीखना और एक्चुअली अभी एब्जॉर्ब ही कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये पता लगा है कि इफ़ यू वांट टू इंस्पायर पीपल, दिस इज़ अ मच बेटर वे टू इंस्पायर पीपल एंड टू कन्वे। तो मैंने तो बहुत सारी चीज़ें सर से सीखी और सीख भी रहा हूँ, और उनको मैं ऑन द स्पॉट अप्लाई भी कर रहा हूँ और मुझे रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई राइट नाउ आई हैव गैदर्ड, और आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू गैदर मोर इस फील्ड में। अपने आप को एक्सप्लोर करना, इससे बेहतर और क्या है कि आपको समझ आना शुरू हो रहा है कि व्हाट यू आर मेड ऑफ, आपकी क्वालिटीज़ क्या हैं, आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं। जनरली हम अपने आप को असेस करने के लिए इतना हमारे पास लाइफ में शायद इतना टाइम नहीं होता, एक रोबोट जैसी ज़िंदगी चल रही होती है। बट फन साइड भी देख लें, कॉन्फिडेंस बूस्टर भी देख लें। आई बिलीव सारे ज़िंदगी में कोई ना कोई स्टेज पे परफॉर्म कर चुके होते हैं हम, बी एट प्रेजेंटेशंस, लोगों के सामने तकरीरें करना, एज अ किड, या स्कूल के प्लेस में काम करना। लेकिन जो क्लोज टू लाइफ चीज़ें हैं और जो लोग आपको इंस्पायर करते हैं और ज़िंदगी के बारे में समझा पाते हैं कुछ, आई बिलीव कि मैं इसको इस नज़र से देख रहा हूँ कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न मोर अबाउट लाइफ बाय बेसिकली गेटिंग अटैच्ड टू पीपल who help me understand that. So this is what it is. Great. Thank you. I have a friend just who would like to share some good. Too soon. Come on. Too soon. Go ahead. Sure. Okay, this is Faisal. All right. Hi. Can you guys hear me? Yes. My name is Faisal, and I am a student of Sir Safir, and I've only done like 1 or 2 plays so far. But so far, what I have learned, for me, it was hard to adjust because I was this really energetic kid. ठीक है, जिस तरीके से इन्होंने how he managed me, hats off to you. But for me, theatre was something that taught me how to accept myself and others. मैं खुद तो eccentric इंसान था. Like I've always had these weird outbursts, as he says. I go through transitions. But when I saw other people like me, it taught me to accept कि यार ठीक है, मेरे जैसे और लोग भी हो सकते हैं. It basically made me see myself in other people. So for me, that was a big change. If I'll give an example, it taught me how to learn or how to read people properly. I think आप लोग यहाँ पे साथ Netflix देखते होंगे. Sure, half of the people, like, right? You watch Netflix. There's this movie called Enola Holmes 2 अभी recently आई. It's just a Sherlock Holmes की बहन के ऊपर एक movie है. Point is, midway through the movie, I was watching it with my colleague, or I noticed something. I said, "यार ये बंदी ना मुझे लग रहा है she's going to be the villain." And this was not just whim. I saw the range of emotions and the acting skills that woman had, and I don't want to spoil the movie, but I was right. ठीक है? So it made me see deeper into people. So it's a good feel. I think people should try it out. Even the people who observe theatre and the people. Who hadn't experienced this in the first place. Give it a try. It's good. So that's it from me. Great. आप जी डॉक्टर अफशान को दीजिएगा. अच्छा, एक्ट तो शायद बहुत कभी स्कूल के टाइम पे किया था, लेकिन जब मैं यूएस में पीएचडी कर रही थी तो मैं स्टूडेंट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट थी. तो मुझे लगा कि पाकिस्तान के कल्चर को कैसे दिखाया जा सकता है और एक इवेंट में या एक स्टेज के ऊपर कैसे दिखाएं. और उस वक्त मुझे ये लगा था कि द बेस्ट वे टू शेयर योर कल्चर वो थिएटर है. और मैंने एक थिएटर डायरेक्ट सॉर्ट ऑफ किया था जिसमें कोई डायलॉग नहीं था. पूरी हीर रांझा की स्टोरी बगैर डायलॉग के थी, सिर्फ म्यूज़िक था और लोग एक्ट कर रहे थे. तो मुझे मज़ा इस चीज़ का आया था, जिसको अब मैं अभी गुफ्तगू के दौरान सोच रही थी कि किसी चीज़ को पिक्चर में ड्रॉ करके दिखा देना या तस्वीर खींच के दिखा देना या नॉन फिक्शन फिल्म करके दिखा देना इज़ डिफरेंट. स्टेज पे सिर्फ उस लड़की का मरना दिखाना और फिर रांझा को उसके ऊपर दुखी होते हुए दिखाना, ये इतना बड़ा चैलेंज था हमारे लिए कि लोग इसको ऐसे ही फील करें. और फिर उस लड़की का मरना और फिर क्रिएट करना कि ये कब्र है. तो इस चीज़ का विजुअल बनाना इटसेल्फ एक इतनी बड़ी एक्सरसाइज थी. और फिर मुझे समझ आया कि ये कितना मज़े का एक मीडियम है कि पीपल विल गो विद यू और उनको पता चल जाएगा कि अच्छा ये कब्र है.
अब ये लड़की नहीं है, नो मोर। और इसको क्रिएट करने का अपना एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था, और वो जो क्रिएटिविटी के मोड में आप जाते हैं वो बड़ा एक्साइटिंग है। वो जो एक सेल्फ फुलफिलमेंट की एक अचीवमेंट का सेंस आता है जब आप कोई चीज़ क्रिएट करते हैं और आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पाते हैं और लोग उसको वैसे ही देखते हैं जैसे हम दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है जी जी बिल्कुल, वो बिल्कुल। लड़की ने मरना था, मैंने उसके ऊपर काली चादर डालनी थी, मैं कॉर्नर पे खड़ी हुई थी, लड़की उधर जाके मर गई। गलत जगह मार गई। मुझे वो पंजाबी का मुहावरा याद आ रहा था कि इत्थे मर। अच्छा, एक दो कमेंट हम और ले सकते हैं। उसामा कुछ तो आप फरमाइए हुजूर। उसामा अच्छा जी, उसामा अच्छे उभरते हुए डायरेक्टर हैं जनाब, और उभर चुके हैं अच्छे खासे, तो हैं उड़ रहे हैं बिल्कुल जी। आपको भी 4 साल हो गए, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको इन 4 सालों में अपनी शख्सियत में क्या फ़र्क महसूस हुआ? सबसे ज़्यादा मेरा, अगर तो मैं 2-3 चीज़ें हैं जिनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि मैं शायद टेक्निकल बैकग्राउंड से था, मतलब एज एन इंजीनियर, तो हम लोगों के लिए चीज़ें बड़ी वो होती हैं, फॉर्मुलाइज्ड होती हैं। तो ऐसी चीज़ जो कि इतनी सब्जेक्टिव हो, आर्ट को हम कहते हैं कि आर्ट सब्जेक्टिव है, थिएटर भी, उसमें एक रिदम फाइंड करना बड़ा मुश्किल था। तो वो उससे ये बात समझ आई कि एक चीज़ को करने के 600 तरीके हो सकते हैं और वो 600 के 600 तरीके सही हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस 600 के 600 तरीकों को एक्सेप्ट करना, और फिर उसके बाद जो उसकी वजह से एक कम्युनिटी क्रिएट हो जाती है, वो जो इन्वायरमेंट मिलता है इस थिएटर से, मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ी सीख थी कि हाउ टू वर्क इन एन कम्युनिटी बेस्ड कोई प्रोजेक्ट कर लिया, और फिर उस एनालिटिकल स्किल्स कि भाई किसी सब्जेक्टिव फॉर्म को भी करने के लिए जो थॉट प्रोसेस है वो कैसे क्रिएट की जाए। तो ये एक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा इन 4 साल में, वो ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त। आप सब लोग मेरा काम आसान करते जा रहे हो, इधर वाले पॉइंट्स आ रहे हैं सारे। ठीक है, फर्स्ट इंजीनियर जो बहुत ही इंप्रेसिव है। अच्छा, एक चीज़ और भी है जो अब चेंज हुई है, वो ये कि थिएटर करने के बाद सोसाइटी के इश्यूज जो हैं वो नज़र आते हैं इंसान को। पहले बहुत सारी चीज़ें जो इग्नोर होती हैं, जैसे हम इशारे पे खड़े हैं, कोई बच्ची या बच्चा आके मांग रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन थिएटर करने के बाद महसूस होता है कि यार पीछे क्या कहानी है, इसके क्या चल रहा है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी लाइफ में जो छोटी छोटी हैं, लेकिन वो बहुत आपने कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी पे काम किया ना। जी, इस बात पे असल में मैं अभी वो नहीं करना चाहता क्योंकि वो उस तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ये मैंने बहुत ज़्यादा सोचा, तो इसकी हिस्ट्री भी पढ़ी, तो वो किंग्स जेस्चर एक होता था कि पुराने दौर में हम देखते हैं कि किंग्स जो होते थे, या हमने इवन अकबर के बारे में भी वो कहते हैं ना, 9 रतन और बीरबल होते थे, और ये वो होता ये था कि भाई हर कोई वो जेस्चर को मज़ाहिया लेता होता था कि यार तुम तो बादशाह को कोई भी बात कर सकते हो और बात वो हंसी मजाक में ली जाएगी। तो उनमें से एक ने कहा कि तुम जानते नहीं हो कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, मेरे पे इस वक्त ये जिम्मेदारी है कि मैं बादशाह को वो चीज़ बता सकूं जो तुम नहीं बता सकते, क्योंकि तुम बताओगे तो तुम्हारा शायद सर कलम कर दिया जाएगा, मगर मेरे पास ये एक जिम्मेदारी है। मतलब एक तरीके से हम ये कहेंगे कि हमें इतना वैल्यू नहीं भी करना चाहिए, मगर एट द सेम टाइम बहुत वैल्यूड चीज़ है कि ये एक ज़िम्मेदारी है कि जो सोसाइटी का वो एलिमेंट जो कि आप और तरीके से नहीं दिखा सकते, वो एटलीस्ट आप थिएटर एक मीडियम है जो डायलॉग क्रिएट कर सकता है, वो वाला। बिल्कुल ठीक। आप उस्मान कुछ कहना चाह रहे हैं? रिसेंट मैंने इशारा ट्रेन किया ना, तो थिएटर जब मेरा कैरेक्टर था बैड बॉय का, जैसे ट्रेन में लड़कियों को तंग करना या बसेस में लड़कियों को तंग करना, लड़के करते हैं ना मेरी एज के, तो इस तरह का मेरा कैरेक्टर था। तो हमने परफॉर्म किया, आफ्टर द प्ले कुछ लेडीज़ मेरे पास आई, तो मुझे कहती हैं आप रियल लाइफ में ऐसे हो। मैंने कहा ये सही मैसेज चला गया उनके पास। मैंने कहा मैं ये कैरेक्टर ही कर रहा था
ये तो आप तक अफेक्ट चला गया, आपने किस लिहाज से लिया है। तो थिएटर में आप मैसेज दे सकते हैं, तो अब अगला बंदा उसको किस पॉइंट से लेता है, किस नज़रिए से लेता है, वो उनका मैटर है। तो ये मैं कहना चाह रहा था। ठीक ठीक ठीक। उस्मान, ये आखिरी कमेंट है, इसके बाद फिर मैं अपनी कुछ 2-4 ख्यालात शेयर करता हूँ, फिर कोई आपके सवालात हैं तो उनकी तरफ भी चलते हैं। जी उस्मान ने हाल ही में असल में एक प्ले किया है साइकोसिस जी, तो अभी शायद उसमें से निकल भी नहीं पा रहा। हाँ, मैं आपको उसके बारे में ही बता देता हूँ कि भाई मुझे जो लगता है कि थिएटर क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए कि जिस तरह डॉक्टर अफशा ने कहा कि आपको कल्चर पे बहुत ज़्यादा कल्चरल जो आप कल्चर शो करना होता है तो थिएटर के ज़रिए बहुत ज़्यादा शो होता है। उसके अलावा आपको अपनी जो ज़ुबान है उस पर बहुत ज़्यादा अबूर हासिल हो जाता है। अब मैं हमारी जो अभी नई पौध आ रही है उसमें ये होता है कि अब उनको ना उर्दू आती होती है ना अंग्रेज़ी आती होती है, कुछ भी ठीक से नहीं आता होता, मतलब और प्रोनंसिएशन तो दूर की बात, उन्हें पता भी नहीं होता ये लफ्ज़ है क्या और क्यों है। तो अगर थिएटर में जो खालिस उर्दू और मज़ेदार उर्दू होती है ना, वो आपको सुनने और करने का मौका मिलता है, तो सबसे मेरे लिए जो मज़े की बात थी वो ये थी। इसके अलावा जो प्रोसेस है वो थिएटर का तो सबसे बेहतर है कि भाई आप डिफरेंट कैरेक्टर्स करते हैं, तो उन डिफरेंट कैरेक्टर्स के अंदर जब आप जाते हैं तो आपको उन कैरेक्टर्स को जीने का मौका मिलता है, उन कैरेक्टर्स के बारे में सोचने का मौका मिलता है कि अगर इसने ऐसा किया तो क्यों किया, और ये अगर ऐसा इस हालत में होता तो कैसे करता। तो ये बड़ा एक मज़ेदार प्रोसेस है मेरे लिए, और मेरा ख्याल है कि ये हर किसी के लिए होना चाहिए, नॉट जस्ट एक्टर्स। ठीक 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 ठीक। आई थिंक और कोई नहीं बात, किसी का हाथ खड़ा नहीं है। ठीक है, चलें, जो हमने तकसीम की थी उसी तकसीम को हम लेके आगे बढ़ते हैं। इन्हीं 2 कैटेगरीज हमने की थी कि वो लोग जो थिएटर करते हैं और वो लोग जो थिएटर देखते हैं। मैं पहले मुख्तसरन एक्टर्स की लाइफ पे किस तरह के फ़र्क पड़ते हैं, अब ये सारी बातें मोस्टली वो हैं जो आप लोग कर चुके हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा शायद मैं रीफ्रेज कर दूंगा, आपको बार बार वो गूंज आएगी कि हाँ ये बात अभी यहाँ हुई है, ठीक है। और जो अगर नहीं हुई तो कुछ शायद 1-2 आपको इसमें नहीं पता चल जाए, तो और ये कि उसमें से आप एग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं, उस पर बाद में हम बात कर सकते हैं, या उसको आप फर्दर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं कोई भी, तो फील फ्री, ठीक है। मेरा ख्याल है कि एक्टर जो चीज़ें सीखता है उसमें एक तो हर वक्त एक नई सिचुएशन के लिए तैयार रहना, ठीक है। जैसे अभी इन्होंने कहा कि इत्थे नहीं सी मरना उत्थे मरना सी, तो वो इत्थे मरना है कि उत्थे मरना है, तो वो चूँकि स्टेज पे लाइव परफॉर्मेंस होती है तो इसमें ये एक डिफरेंस होता है कि एक्टर को, या जैसे इम्प्रोव की गेम्स हैं, इम्प्रोव करते हैं आप लोग, तो उसमें आपको हर वक्त यू आर ऑन योर टोज। मैं भी अपनी क्लास में जो एक जुमला बहुत बार बार बोलता हूँ कि स्टे इन द मोमेंट, स्टे अलाइव टू द सिचुएशन, ठीक है। ये रिहर्सल में भी बार बार ये बात आती है कि आप पहले से अपने रिस्पॉन्सेस सोच के, जो एक्टर आता है वो आमतौर पे मार खाता है, ठीक है। ये बल्कि आज भी फैज़ान के साथ ये बात हुई, फैज़ान कोई एक चीज़ पहले से सोच के आया हुआ था रिहर्सल में, तो वो उसको दूसरे को कह रहा है कि यार मैं ये सोच के आया था, तो भाई अगर आगे उसने कुछ और कर दिया है तो ये तो रिहर्सल थी, तो फैज़ान के पास गुंजाइश थी कि उसने रोक के कहा कि नहीं मैं ये सोच के आया था। जब आप कल स्टेज पे परफॉर्म कर रहे होंगे तो उस वक्त आप रोक के किसी को ये नहीं कह सकते। सो आपको प्रिपेयर्ड हर वक्त रहना जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मुशाहिदे की बात आप लोगों ने कर दी, मेरा ख्याल है उस पर मुझे बहुत तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। मुशाहिदे के साथ साथ वैसे जो और चीज़ें हैं, जैसे मुताला भी बहुत ज़रूरी है एक्टर के लिए। एक्टर को पढ़ना चाहिए, अच्छा लिटरेचर पढ़ना चाहिए, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपनी गलतियों को हैंडल करना कि गड़बड़ हो गई, जैसे अगेन फिर वो मिसाल बार बार इधर वापस जाएगी कि अगर वो इधर नहीं मरी उधर मरी। अच्छा, मेरा अपने भी इत्तेफाक की बात है कि जो बहुत मेरे पहले थिएटर थे तो परफॉर्मेंसेस थी, उसमें एक ख़ातून के साथ थी और वो पुलिस का सीन था, पुलिस ने गिरफ़्तार करना था, तो वहाँ जो मूवमेंट्स और सेटिंग्स बनाई गई थी उसमें जिस लड़की को गिरफ़्तार करना था वो गिरी गलत जगह पे थी तो अब उसके पास गुंजाइश नहीं थी पुलिस ऑफिसर के पास, सेटिंग इस तरह की थी कि उसमें वो उसको उठा सकता, तो फिर खैर उधर भी किसी ने हैंडल कर लिया था और उसको कोई और फिर उसको गिरफ़्तार करके ले गया।
पूरी मिनी पुलिस की पार्टी में से 3-4 लोग थे। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं और आपने उन गलतियों को हैंडल करना होता है। ये तो मैंने बहुत छोटी छोटी मिसालें दी हैं, मिसालें मैं दे सकता हूँ और, लेकिन मेरा ख्याल है गुफ्तगू बहुत लंबी हो जाएगी, वो कहानियाँ अगर मैं सुनाना शुरू कर दूँ कि हमने कहाँ कहाँ कैसे किया। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो आप एक्टिंग में सीखते हो, थिएटर में सीखते हो, लेकिन ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको काम आती हैं। ये जितनी चीज़ें मैं जिक्र करूँगा ये सारी, मुशाहिदा क्या आपको आम ज़िंदगी में काम नहीं आएगा, मुतालिया क्या आपको आम ज़िंदगी में काम नहीं आएगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक्टर्स को ख़ास तौर पे माइजनर टेक्निक हम इसको कहते हैं कि आपका फोकस दूसरों पे रहना चाहिए। ये जितने लोग, जैसे अभी आज़म ने बात की कि उनकी पहली परफॉर्मेंस थी और टांगें कांप रही थी और ये वो, तो उसका ज़्यादातर इशू, मेरे पास भी उसका सलूशन यही होता है कि ज़्यादातर इशू ये होता है कि आप अपने बारे में बहुत कॉन्शियस हो रहे होते हैं, मैं कैसा लग रहा हूँ, ठीक है। ये वाली कॉन्शियसनेस लूज़ करने का एक बड़ा इमीडिएट क्विक तरीका ये है कि आप फोकस दूसरे पे रखें, ठीक है। अगर मैं ये देख रहा हूँ कि अच्छा 12-14 लोग बैठे हुए हैं, ये साहब सर हिला रहे हैं, ये एग्री कर रहे हैं, उनको शायद ठीक नहीं लग रही मेरी बात, तो मेरा ध्यान उधर होगा, तो मेरी अपनी टांगें कांपना वापना जो है वो सारा का सारा खुद ही ठीक हो जाएगा। ये हमारे साथ यानी 22 साल के बावजूद अब भी होता है कि हम स्टेज पे जाने से पहले ना बहुत कॉन्शियस होते हैं, एक टेंशन होती है स्टेज पे जा। मैं आमतौर पे स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि स्टेज पे जाके अपना पहला जुमला डिलीवर करना मुश्किल होता है। जब आप अपनी पहली लाइन डिलीवर करते हैं तो उसके बाद कुछ ऑटोमेटिकली भी होता है कि आपका फोकस जो है वो दूसरी तरफ चला जाता है। जब आपका फोकस अपनी ज़ात से हटेगा तो आप ठीक हो जाएंगे। अब इसी बात को आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इस्तेमाल करके देखें कि जब आपका फोकस आपकी अपनी ज़ात से हटेगा, आपके इर्द गिर्द लोगों पे होगा, तो क्या एक समाजी ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे, ठीक है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़ुद एतमादी या कॉन्फिडेंस पे बहुत सारी बात स्टूडेंट्स ने यहाँ पे की है, उसको मेरा ख्याल है मज़ीद कोई उसकी बात करने की ज़रूरत नहीं है। फोकस से जुड़ी हुई बात ये है कि इंटरपर्सनल रिलेशंस जो हैं वो आपके बहुत बेहतर होते हैं, ये आप सीखते हैं एक्टिंग और जब आप थिएटर करते हैं तो उसमें, क्योंकि आपको वजह ये है कि ये टीम वर्क है, थिएटर जो है वो टीम वर्क है, वो टीम वर्क के बगैर नहीं हो सकता है। सारी टीम मिल के एक दूसरे को सपोर्ट करती है, हेल्प करती है, तो एक अच्छी परफॉर्मेंस सामने आती है। मैं ज़ाती तौर पे एज डायरेक्टर उन एक्टर्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता और उनको मैं यूजुअली टीम से निकाल देता हूँ जो इस तरह की हरकत करें कि जो दूसरे एक्टर के काम को नीचा दिखाने की कोशिश करे या दूसरे की टांग खींचने की कोशिश करे। वैसे मेरे अपने साथ इन 20-22 सालों में हार्डली एक आध ऐसा एक्टर आया होगा, 2 होंगे या 3 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन बहुत कम आए हैं। और उसमें अगेन हमारी एज डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टीम बिल्डिंग पे काम करें, हम बहुत सारा टीम की कोऑर्डिनेशन पे काम करें ताकि उनका आपस में एक दोस्ती, एक ताल्लुक़, एक बॉन्ड बने और वो जुड़ें एक दूसरे के साथ। तो ये वो सारी चीज़ें जो अगेन जब आप ये, अब स्टूडेंट्स ने ये वाली कुछ बातें शायद ये नहीं की अभी गुफ्तगू के दौरान, लेकिन मेरा ख्याल है अब जब आप रिफ़्लेक्ट करेंगे तो आपको ख्याल आएगा कि हाँ ये चीज़ें हमें हमारी रियल लाइफ में भी बहुत सपोर्ट कर रही हैं, हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बेहतर हो रहे हैं। टीम वर्क पे बात हो गई। एक्सेप्टेंस, अच्छा इम्प्रोव में ख़ास तौर पे जब मैं शुरू भी करता हूँ तो उसका बड़ा पहला असूल ये है कि आप अपने पार्टनर को, अपने टीममेट्स को स्टार समझें, उनको छोटा ना समझें, उन्हें कमज़ोर ना समझें और उनकी गलतियों को गिफ्ट समझें। ये एक लेसन होता है कि उनकी गलतियों को गिफ्ट समझें। और वो जो, क्योंकि इम्प्रोव में तो स्क्रिप्ट भी नहीं होता ना, तो बाज़ दफ़ा अगेन वो उन लोगों के लिए वो गलती लगती है जो पहले से सोच के आए हुए होते हैं कि मैंने क्या करना है, क्योंकि दूसरे ने कुछ और कर दिया तो गड़बड़ हो गई। तो वो ये जो चीज़ें हैं कि आप अपने पार्टनर को हमेशा उसको अच्छा प्रेजेंट करें लोगों की नज़रों में और वो आपको करेगा, तो एक दूसरे की मदद करेंगे तो बेहतर परफॉर्मेंस होगी। और अगर आप मसलन अच्छा मेरी स्टूडेंट्स मेरा ख्याल है इस बात पे एग्री करेंगे कि मेरी क्लास में कंपटीशन वाली फ़ज़ा मैं नहीं क्रिएट करता, ठीक है। और मेरा ख्याल है यानी बाकी भी नहीं करना चाहिए दुनिया में, लेकिन थिएटर में तो ख़ास तौर पर नहीं करनी। कंपटीशन में फिर ये हो जाता है कि आप एक दूसरे की टांग खींचते हो, वो सपोर्ट करना एक दूसरे को और टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन, वो चीज़ें ख़राब होती हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है और ये अगेन ये सारी चीज़ें आप रिफ़्लेक्ट करते जाएं और इसको देखते जाएं कि आम लाइफ में आपको इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। एक और चीज़ डिसिप्लिन है। जब भी टीम वर्क होगा, लोग मिलकर काम करेंगे, तो उसका कोई ना कोई डिसिप्लिन आपको बनाना होगा, उसके बगैर नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो
जैसे टाइम पे आना है। अब अगर 6 बजे रिहर्सल का टाइम है और एक बंदा 7:30 बजे आ रहा है तो और एक 6 बजे आया है, एक 6:30 बजे आया है, तो इसका मतलब है 7:30 बजे तक कोई काम नहीं होगा। और होगा ये कि 8 सवा 8 बजे जो 6 बजे आया था वो कहेगा अब मैं तो जा रहा हूँ। सो डिसिप्लिन के बगैर ये काम नहीं होगा। डिसिप्लिन होगा तो फिर डिसिप्लिन आपको बाकी ज़िंदगी में भी काम आएगा, आपकी हेल्प करेगा। मेरा ख्याल है इस सारे से बढ़कर जो एक्टर की लाइफ में एक फ़र्क डालता है थिएटर, वो है एम्पैथी। ये आप लोगों ने शायद ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने इसका ज़िक्र किया। जैसे ज़िया ने कहा कि अब जब मैं सिग्नल पे खड़ा होता हूँ और भीख मांगने वाला कोई बच्चा आता है तो मुझे उसके पीछे की कहानी समझ में आती है। ये एम्पैथी है ना, आप अंडरस्टैंड करते हैं कि दूसरे लोगों के हालात भी हैं और वो पता नहीं कैसे हैं, तो वो ज़रूरी नहीं कि हम हर एक को अपने एक उसमें जज कर रहे हों। एक और बात जो अभी उसामा ने कही थी कि एक चीज़ की 600 इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं और हो सकता है वो 6 की 600 इंटरप्रिटेशंस ठीक हों। हम सोशल साइंसेज में भी ये कहते हैं कि देयर इज़ नो वन करेक्ट आंसर, देयर आर मैनी आंसर्स। ठीक है, तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग होती है एक्टर के लिए कि आप हर चीज़ के कई वर्जन्स हैं, कई एक्सप्लेनेशंस हैं। सो जो ये ख़ास तौर पर मैं इसको जोड़ूंगा, जो हमारी सोसाइटी में आम तौर पे कहता हूँ हमारी सोसाइटी का बड़ा मसला इस वक्त क्या है, हमें हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट में नज़र आती है। मसलन आप या इमरान खान के हिमायती हैं, और अगर इमरान खान के हिमायती नहीं हैं तो आप लाजमी पटवारी हैं, आपके पास दूसरा ऑप्शन कम से कम फेसबुक पे तो कोई नहीं है। ठीक है, और अगर आप नवाज शरीफ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो फिर आप लाजमी यूथिये हैं, और फिर आपके पास उधर से भी कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ये जो सोसाइटी ने चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट में देखना शुरू कर दिया है, ये अच्छा, इसको मैं दोनों साइड पे, यानी जो एक्टर्स हैं उनका भी ये वाला एक क्या कहते हैं कि उनकी एक ओपननेस आती है उनमें, ठीक है, खुलते हैं, जजमेंटल रवैया कम होता है, एम्पैथी आती है। ये चीज़ें एक्टिंग देखने यानी थिएटर देखने वालों में भी आती हैं। अब मैं बात को आगे लेके जा रहा हूँ कि उन लोगों की तरफ के जो थिएटर देखते हैं उससे सोसाइटी में क्या फ़र्क पड़ता है। इस सारे से हम फिर इस तरफ जाएंगे कि क्यों ज़रूरी है। तो पहली और एक बुनियादी बात यह है कि आर्ट फॉर्म कोई भी हो, और ख़ास तौर पे थिएटर, वो सोसाइटी की रिफ्लेक्शन है, सोसाइटी को आईना दिखाना है। जो कुछ उधर हो रहा है सोसाइटी में वो इधर हो रहा है। तो जब यासिर बात कर रहे थे कि वो जो थिएटर लाहौर में होता है और उसकी कंजम्पशन है और ये है वो है, मुझसे जब कोई कहता है कि वो बहुत घटिया थिएटर है तो मैं उन्हें कहता हूँ कि इसका मतलब है कि सोसाइटी बहुत घटिया है। इस सोसाइटी के अंदर जो गंद है वही गंद आपको वहाँ पे नज़र आ रहा है ना। ठीक है, आप इधर ठीक करो उधर ठीक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये ज़रा म्यूचुअल इफ़ेक्ट करती हैं। इसको बिल्कुल उस तरह अगेन बाइनरीज में नहीं देखना चाहिए जो मैंने अभी कह दिया कि इधर ठीक करो तो उधर ठीक हो जाएगा। इधर वाले उधर को और उधर वाले इधर को अफेक्ट करते हैं। ये बात भी अभी हमने यहाँ पे गुफ्तगू में की कि आप एज ऑडियंस भी उस परफॉर्मेंस का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे सज्जाद ने बात की थी कि जो कुछ स्टेज पे हो रहा था, जो स्टेज पे कैरेक्टर्स जो कुछ फील कर रहे थे वो हम फील कर रहे थे। तो ये म्यूचुअल है, दोनों तरफ चलता है। बहरहाल हम इस तरफ चीज़ें ठीक होना, उस तरफ ठीक होना, तहज़ीब, ये सारा इस पे बात हो रही थी। अगर हम अपने इख्तिलाफ़ात को बग़ैर गाली गलोच, बग़ैर मार कुटाई के रिज़ॉल्व करने की सलाहियत रखते हैं तो मेरे ख़्याल में ये तहज़ीब है, ये महज़्ज़ब होना है। अब बग़ैर मार कुटाई और बग़ैर लड़ाई के, बग़ैर गाली गलोच के, फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है? डायलॉग का ऑप्शन है। डायलॉग थिएटर में तो होता ही डायलॉग है। ठीक है, सो थिएटर आपकी सोसाइटी को एक मौका देता है डायलॉग का, और एक पीसफुल डायलॉग का। वो लड़ाई वहाँ लड़ने की बजाय हम यहाँ स्टेज पे लड़ लेते हैं। जब हम स्टेज पे वो लड़ाई लड़ लेते हैं तो वो वहाँ जो आप बैठे हुए हैं, जो आपने कहा, आप लोगों ने तस्लीम किया कि आपको अफेक्ट करती है, तो वो लड़ाई आपके अंदर भी रिजॉल्व होती है। ठीक है, उसमें खून नहीं बहता है, उसमें गाली गलोच नहीं होती है, लेकिन वो लड़ाई हम स्टेज पे एक फ़र्ज़ी सिचुएशन क्रिएट करते हैं और उसमें लड़ते हैं, और वो लड़ाई आपके दिमागों में, आपके जहनों में उसी तरह लड़ी जाती है। और जहाँ ज़रूरी नहीं कि जिस तरह इधर रिज़ॉल्व हुई हो उस तरह उधर भी रिज़ॉल्व हो, लेकिन
बेसिकली थिएटर का मेरे नज़दीक मकसद ये है कि वो सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ पे एक डिबेट जनरेट करे, एक बहस छेड़े। मुझसे, मैं चूँकि बहुत सारा, आपको मैंने शुरू में भी बताया, 8-10 साल मैंने स्ट्रीट थिएटर किया है। स्ट्रीट थिएटर आमतौर पे क्यों किया जाता है, उसका मकसद अवेयरनेस रेजिंग होता है। और मैंने ये एक तवील अरसा करने के बाद जो सीखा है, और जो मैं आमतौर पे अपने स्टूडेंट्स को या लोगों को कहता हूँ, जो लोग मुझे अब कहते हैं कि स्ट्रीट थिएटर करना है तो यार प्लीज़ कुछ करो, तो उसमें मैं एक बुनियादी बात ये कहता हूँ कि आप लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते। आप ये सोच के थिएटर कर रहे हों कि हम ये थिएटर करेंगे और उसके बाद लोग बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, कन्विंस हो जाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को सिर्फ सिक्के का दूसरा रुख दिखा सकते हैं, ठीक है। सो हमारा काम है सिक्के का दूसरा रुख, कि ये भी साइड है, सिर्फ ये साइड नहीं है, इसकी ये भी साइड है, इसके और दूसरी साइड दिखा के उन पे छोड़ दें। वो अब उनके दिमाग के अंदर ये बहस खुद चलेगी। वो अपने साथी के साथ, जिसके साथ वो आए हैं प्ले देखने के लिए, उसके साथ कहीं यहाँ से उठेंगे तो कहीं बैठेंगे ना खाना खाने, कुछ चाय पीने, कुछ करने, वहाँ वो ये बहस करेंगे। हमारी कामयाबी मेरी नज़र में ये होती है कि हम आपको वो मवाद दे दें कि जब आप यहाँ से उठ के जाएं एक परफॉर्मेंस देख के, तो आप उस पर बात करें। मेरी नाकामी एज थिएटर डायरेक्टर या परफॉर्मर ये होगी कि आप यहाँ से उठे हैं और आप साथ ही इस प्ले को भूल गए और आपने बाहर जाके कोई और बात, कोई और चीज़ करना शुरू कर दी है। इसने इतना भी नहीं असर किया कि आप किसी जगह, चाहे अपने ड्राइंग रूम में गए हैं या किसी लाउंज में बैठे हैं, तो आप भूल चुके थे इस परफॉर्मेंस को। तो ये हमारी नाकामी है। हमारी कामयाबी ये है कि आप वहाँ गए और आपने फिर उस पर बात की कि नहीं यार, ये जो ऐसे होता है ना, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, या ये नहीं, ये थिएटर वाले जो इन्होंने दिखाया ना कि ऐसे यूँ नहीं, ये गलत बात कर रहे हैं। उस पर बहस छिड़ेगी तो हम किसी न किसी तरफ निकल जाएंगे। लेकिन अगर बहस ही नहीं छिड़ेगी, बात होगी ही नहीं, तो फिर हम किसी तरफ नहीं जाएंगे, एक घुटन पैदा होगी। ठीक है, जो यहाँ स्टूडेंट्स ने, आप लोगों ने बात की कि बात करना और बात करने का ढंग आना भी ज़रूरी है। सिर्फ बात करना, तो बात करने को तो आजकल हर कोई मुंह उठा के, लेकिन क्या मुंह फाड़ के गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो उसको भी तो ठीक करना है ना। डायलॉग तब है जब आप गाली नहीं देते हैं, आप बहस करते हैं, इशू पे बात करते हैं। तो बात करना थिएटर आपको सिखाता है। हमारे यहाँ इस हवाले से शायद आप लोगों से की तरफ से बाद में सवाल आए भी कि चूँकि ये बात करना सिखाता है और ये हमारी रियासत को वारा नहीं खाता है, इसलिए यहाँ पे इसको प्रमोट नहीं किया जाता है, इसके लिए गुंजाइश ही नहीं छोड़ी जाती है। यकरंगी हमारी जो एक रियासती पॉलिसी रही है, चूँकि थिएटर डाइवर्सिटी की चीज़ है, थिएटर यकरंगी जो है उसको नहीं प्रमोट करेगा। जब जाहिर है, अच्छा थिएटर के चले, मैं एक, ये वैसे मेरे नोट्स में नहीं थी लेकिन अभी मुझे ख्याल आ गया, थिएटर के बारे में स्क्रिप्ट राइटिंग के हवाले से जब मैं बात करता हूँ तो उस वक्त मैं आमतौर पे कहता हूँ कि उसका की एलिमेंट, और ये मैं आज बात नहीं कर रहा, ये 2500 साल पहले अरस्तू ने लिख दी है। अगर आप अरस्तू की ड्रामे के बारे, और ये इसको अरस्तू की जो पोएटिक्स एक बुक है, इसको ड्रामे की पहली क्रिटिक समझ लें। ठीक है, कि पहली किताब जिसमें ड्रामे पे बात की गई, ड्रामे के बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं, ड्रामा क्या है, उसमें जो की एलिमेंट गिनवाता है वो कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, इस पे मेरा ख्याल है थोड़ी सी मुझे ज़्यादा बात करनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट जो है, अपरेंटली आप फिल्में देखते हैं तो दो लोगों के दरमियान, एक विलन है, एक हीरो है, बहुत सिंपल जो हमारी फिल्मों का फार्मूला है, एक विलन है, एक हीरो है, उन दोनों के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई है, चलती रहती है, आखिर पे उनमें से एक जीत जाता है, एक हार जाता है। ये उसकी बहुत सिंपलिस्टिक चीज़ है, सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन या सिंपलिस्टिक क्या कहना चाहिए, मिसाल है, एग्जाम्पल है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कमर्शियल फिल्मों से हट के, अगरचे बाज़ कमर्शियल फिल्में भी बहुत अच्छी फिल्में हैं और उनमें इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट और वो चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई गई हैं, मैं आमतौर पे जो बहुत मशहूर फिल्में हैं उनमें से अगर एग्जांपल्स दूं तो मैं दो फिल्मों की एग्जांपल्स देता हूं। एक मुन्ना भाई MBBS, एक PK। मुन्ना भाई MBBS की एक सिंपलिस्टिक सी, मुन्ना भाई MBBS भी ऐसी है कि जो पढ़े लिखे लोग अपने लेवल पे उसकी अंडरस्टैंडिंग बनती है उनकी, आम आदमी उसे अपनी लेवल पे समझता है। आम आदमी के लिए वो एक प्रिंसिपल और एक लड़के, एक गुंडे का कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन उसमें दो स्कूल ऑफ थाट्स हैं। मेडिकल के शोबे के हवाले से दो स्कूल ऑफ थाट्स हैं जिनका कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है।
जो प्रिंसिपल है वो एक स्कूल ऑफ थॉट को रिप्रेजेंट करता है। उसमें एक की सीन है, अगर आप लोगों को फिल्म याद हो तो प्रिंसिपल एक जगह बहुत स्टूडेंट्स हॉल भरा हुआ बैठा हुआ है और वो पूछता है कि अच्छा डॉक्टर क्या होता है, गालबन इस तरह का कोई सवाल है। एक बच्ची खड़े होकर कहती है कि मैं जो है ना अपने मरीज़ों को उनका पेन को फील करूंगी और मैं उसके दुख को समझूंगी और मैं उसके दर्द को समझूंगी और मैं उसका बड़े दिल से इलाज करूंगी। तो प्रिंसिपल उसको झाड़ देता है, ठीक है। वो कहता है कि मेरा हाथ कांपेगा अगर मैं अपनी बेटी की सर्जरी करूंगा। तो प्रिंसिपल का नुक्ता नज़र क्या है कि आप ये फीलिंग और इमोशंस बीच में ना लेके आएँ। डॉक्टर को प्रोफेशनल अंदाज में डील करना चाहिए। अगर आप मरीज़ के लिए फीलिंग्स डेवलप कर लेते हैं तो आप छोड़ दें। अब ये दो स्कूल ऑफ थाट्स हैं, उसमें मुन्ना भाई जो है वो दूसरे स्कूल ऑफ थाट का है ना, वो भी वो कहता है कि फीलिंग आप उसके साथ हमदर्दी करें, प्यार करें, उससे मरीज़ ठीक होते हैं, ठीक है। अब ये जादू की जप्फी, यस, ये उन्होंने उसको सिंपल। सो ये दो स्कूल ऑफ थाट्स हैं जिनका आपस में बहस है और इस पे एक्चुअली आमतौर पे चूँकि लोग उसको जस्ट एक एंटरटेनमेंट के तौर पे देखते हैं, इस तरह से नहीं देखते, तो वो कॉन्फ्लिक्ट का ये वाला लेवल उन पे नहीं खुलता है। पीके पे इसी तरह है कि रिलीजियस हिपोक्रेसी जो है उस पे दो स्कूल ऑफ थाट्स हैं। उन्होंने रिलीजियस हिपोक्रेसी को एक्सपोज करने के लिए एक सिंपलटन सा कैरेक्टर निकाला है जो दूसरी दुनिया से आया है, जिसे इस दुनिया के सारे ड्रामे नहीं पता है, लिहाजा वो सीधे से सा है और वो उस तरह से चीज़ों को देखता है और वो उस अपने सादगी में हमें बहुत सारी हमारी कंट्राडिक्शंस दिखाता है, ठीक है। कि जैसे भीख मांग रहे हैं हमारे यहाँ भी, मतलब वहाँ अगर मंदिर है तो हमारे पास कोई दरगाह या हमारे पास उसका कोई ना कोई इक्विवेलेंट है जो उनके पास है। तो हमारे यहाँ दरगाहों पे लाखों करोड़ों की चादरें चढ़ रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, वहीं लोग भीख मांग रहे हैं, भूखे हैं, ठीक है। तो ये कंट्राडिक्शंस हैं, वहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, इस तरह की। तो इस तरह से थिएटर, ड्रामा, फिल्म जो है वो आपके थॉट प्रोसेस को ट्रिगर करती है। अब कंक्लूजन आपने निकालना है, वो आपको कंक्लूजन नहीं देगा या नहीं देना चाहिए कह लें, ठीक है। सो ये कि एक ही वापस मैं नोट्स पे आ गया हूँ तो वही चीज़ें फिर सामने आ गई हैं कि एक ही सिचुएशन की कई तौजीहात हो सकती हैं। सो आप बहुत वन डायमेंशनल होकर चीज़ों को ना देखें। अगर कोई इमरान खान के ख़िलाफ़ बात कर रहा है तो वो लाजमी नहीं है कि वो पटवारी है, उसकी कोई और वजह भी हो सकती, वो सेंसिबल आदमी भी हो सकता है, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। इसी तरह जब आप थिएटर में मुख्तलिफ कैरेक्टर्स को एनालाइज करते हैं, इस पे ज़्यादा जो लोगों ने थिएटर किया हुआ है वो ज़्यादा बेहतर तौर पे हमने बात, जैसे आपके साथ मैंने राम सिंह के कैरेक्टर पे बहुत ज़्यादा काम किया था। हम घंटों उसको इंटरप्रेट करते हैं कि हो क्या रहा है इस कैरेक्टर के साथ, इसकी लाइफ है क्या हुआ है, ठीक है। और अच्छा, एक शायद आप लोगों ने, हमारे पाकिस्तान में खैर थिएटर होता बहुत कम है, लेकिन फ़िल्में भी बहरहाल दोबारा बनती हैं और फिर आप कंपैरिजन करते हैं कि पहले वाली फ़िल्म और अब वाली फ़िल्म। या किसी ने एक दफ़ा मुझसे ये सवाल कर दिया कि शेक्सपियर अब इतने पुराने हो गए ड्रामे, ये लोग दोबारा वही ड्रामे क्यों करते हैं, ठीक है, उसमें नया क्या है। या हम अपने ड्रामे बाज़ दफ़ा, हमने सियासत एट 8 PM कई दफ़ा किया है, हम अपने अभी आखिरी सल्यूट का हम दोबारा सोच रहे हैं कि फिर कभी करें। तो इस तरह की चीज़ें, अच्छा हर दफ़ा वो नया हो जाता है। नया क्यों हो जाता है कि हम जब दोबारा करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम उसी इंटरप्रिटेशन के साथ चल रहे हों जो पहली दफ़ा की थी, ठीक है। सियासत एट 8 PM हमने पहली दफ़ा किया था तो उसमें जो होस्ट था टॉक शो का, सियासत एट 8 PM एक टॉक शो का क्या कहना चाहिए, पैरोडी है, ठीक है। तो टॉक शो का जो होस्ट था वो एक सीरियस, जो टिपिकल शाहजेब खानज़ादा जहन में रख लें बेशक, ठीक है, तलत हुसैन रख लें, उस तरह का एक सीरियस होस्ट है और उसमें बाकी कैरेक्टर्स अपनी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। लेकिन जब सेकंड टाइम किया 2019 में हमने, तो हमने उसको भी कुछ और टच दिया कि वो भी सीरियस नहीं है, वो अपनी मार पे है। लिहाजा अब जो 2013 में हुआ और जो 2019 में हुआ, सेम ड्रामा, डायलॉग भी चेंज नहीं है, सिर्फ उसको हमने इंटरप्रिटेशन कैरेक्टर की चेंज की है, कैरेक्टर की जो अंडरस्टैंडिंग है कैरेक्टर वो हमने बदल दिया है कि पहले था कि वो एक सीरियस, ही मीन्स बिजनेस, अब 2019 में हमने कर दिया कि ही डजंट मीन बिजनेस, ही हैज़ हिज ओन एक्स टू ग्राइंड, ठीक है। तो उसका पूरा बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई ना, उसकी टोन बदल गई, ठीक है। ये जो अब पीके का वो बहुत मशहूर है, अच्छा, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, लाइन लफ्ज़ तो एक ही है, ठीक है, लेकिन अच्छा 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 अच्छा,
तो वो इतनी सारी वेरिएशंस आ सकती हैं। या जो क्लास में हमने की थी कि ओए तुम पागल तो नहीं हो, ठीक है, वो उसकी वीडियो भी लोगों को बड़ी पसंद आई। ओए तुम पागल नहीं हो। मैंने स्टूडेंट्स को एक दफ़ा कहा तो उन्होंने उसकी मुख्तलिफ वेरिएशंस बनाई। ओए तुम पागल तो नहीं हो, कोई हंस के कह रहा है तुम पागल तो नहीं हो, कोई गुस्सा, ओए तुम पागल तो नहीं हो, ओए तुम पागल तो नहीं हो। तो अच्छा, अब वो 8-10 स्टूडेंट्स थे तो उन सब ने कर दिया और आखिर पे उन्होंने मुझे घेर लिया कि सर आप भी तो एक वर्जन दें। मैंने कहा कुछ छोड़ा है तुम लोगों ने, अब मैं करूँ, ठीक है। 7-8 वर्जन हो गए हैं, लेकिन जब उन्होंने ज़िद की, ये मोबी लोगों वाली क्लास थी, ठीक है, ज़िद की तो फिर मेरे जहन में बाहर एक आ गया आइडिया, तो मैंने उसको थोड़ा सा यूँ चेंज कर दिया। मैंने सीखा कि ओए तुम पागल तो नहीं हो, ठीक है। अब सिर्फ डिलीवरी की बात है ना कि आपने बिल्कुल मानी उसके कुछ और कर दिए हैं। तो ये जो चीज़ है कि एक ही चीज़ के कई मानी हो सकते हैं और आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए, सोचना चाहिए, जजमेंटल नहीं होना चाहिए, इमीडिएटली जजमेंट पे छलांग ना मारें, जो कि हमारी सोसाइटी का इस वक्त बड़ा मसला है। ये थिएटर आपको सिखाता है। एक और चीज़ जो है मेरे ख्याल से वो है कि आर्ट्स, अच्छा ये जनरली जो बातें मैं थिएटर के हवाले से कह रहा हूँ ये मोर और लेस अदर आर्ट फॉर्म्स पे भी इसी तरह एप्लीकेबल होंगी, ठीक है, कि सोसाइटी में लोगों में बर्दाश्त पैदा होती है। चूँकि आपके अंदर आपको एक तो अपना चीज़ें बाहर निकालने का मौका मिलता है, ठीक है, कुछ लोग लिख के निकाल रहे हैं जो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, कुछ लोग परफॉर्म करके निकाल रहे हैं, कुछ लोग देखते हैं और वो उन कैरेक्टर्स के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। तो उनका, अच्छा यहाँ से फिर मैं वो अरस्तू पे हम वापस चलते हैं। अरस्तू ने एक और कॉन्सेप्ट जो ड्रामे के हवाले से इंट्रोड्यूस करवाया था वो कैथारसिस का था, कि कैथारसिस होता है आपका लड़ाई, वही बात जो मैंने पहले कह दी कि लड़ाई यहाँ चल रही होती है लेकिन उधर जो लोग बैठे देख रहे हैं उनके दिलो दिमाग में भी ये वाली लड़ाई चल रही होती है, और जब यहाँ रिजॉल्व होती है तो वहाँ भी रिजॉल्व होती है। तो यहाँ जब वो बातें जो आपके दिल में थीं वो यहाँ कोई कह देता है तो उससे भी आपको खासा रिलीफ मिलता है। और वो जो बीच में कभी किसी ने आप लोगों में से ही कहा कि हमारी बात हो रही है, हम बात कर रहे हैं, बात हो रही है, ठीक है, वो घुटन कम फील होती है आपको, ठीक है, वो घुटन कम होती है क्योंकि आप अगर खुद अपनी बात नहीं कर रहे लेकिन कोई और आपकी बात कह दी है किसी ने, तो भी आपको एक सेंस ऑफ रिलीफ आता है, ठीक है। तो उसके नतीजे में बेसिकली अरस्तू का भी पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि इसके नतीजे में घुटन कम होती है, और जब घुटन नहीं रहती है लोगों के दिलों में तो उसके नतीजे में उनकी क़ुव्वत बर्दाश्त बढ़ती है, टॉलरेंस बढ़ती है, ठीक है। सो वो एक और इसका बहुत, और ये ज़ाहिर है अगेन, अच्छा इस पे मैं मेरा तो ये बहुत सोचा समझा, मैंने इस पे काफ़ी पहले एक ब्लॉग भी लिखा था कि पाकिस्तान को अगर आप ऑब्ज़र्व करें 70s से ऑनवर्ड्स, तो जूँ आर्ट्स कम होते चले गए हैं, ठीक है, आप पाकिस्तान में क्या ओपन एयर में कोई कॉन्सर्ट करना मुमकिन है? ठीक है, मुश्किल है ना बहुत, कोई हौसला नहीं करेगा। सो जूँ आर्ट्स पे कदगनें लगती गई, दूसरी तरफ आपकी जो अदम बर्दाश्त है वो बढ़ती चली गई, ठीक है। आज क्या सूरत हाल हो गई है कि हम डरते हैं बाहर बात करते हुए भी, ठीक है? कोई बात हम खुल के नहीं करते, हम 1000 दफ़ा सोचते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं फ़नून को दबाने के नतीजे में दूसरी तरफ ये घुटन पैदा हुई और उस घुटन ने हमें इनटॉलरेंट बना दिया है। थिएटर और दूसरे फ़नून भी इज्तिमाइयत पैदा करते हैं, पीपल कम टुगेदर, ठीक है। और फिर थिएटर का जो एक डिफरेंट बात थी कि थिएटर में आप उस एक्सपीरियंस का हिस्सा होते हैं, ठीक है, आप दूसरे लोग आपके साथ हैं, सो आपके एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बनते हैं, जुड़त बनती है, एक इज्तिमाइयत आती है और आपको लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं, ठीक है। सो वो जो तन्हाई और एक हमारी सोसाइटी में ख़ास तौर पर वो हो गया है, चूँकि हमारे यहाँ सोशलाइजेशन के अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रही ना, ठीक है। अब सिर्फ एलीट क्लास के पास है क्योंकि वो अपने घर के अंदर पार्टी अरेंज कर सकते हैं, लिहाजा उनके पास वो है। बाकी सोसाइटी में आपको सोशलाइजेशन का कोई सोर्स नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ये एक छोटा सा इस्लामाबाद में अब निकल आया है कि यहाँ हम 4 लोग बैठ के 4 बातें कर लेते हैं, ठीक है। लंबी हो गई ये बात, मेरा ख्याल है आप मुख्तसर करते हैं और पॉइंट्स जो है ना इनको छोड़ते चले जाते हैं। आखिरी बात मेरा ख्याल है अगर अच्छा थैंक यू।
मुझे असल में ये लग रहा है कि मैं बहुत बोलूँ, और मैं इतना बोलता नहीं हूँ कभी भी दूसरे लोगों से बुलवाने का भी, ठीक है ना। तो इसकी यानी ये जो बर्दाश्त और इज्तिमाइयत की बात की, इसके ऑफ शूट्स हैं ना, कि इसके नतीजे में तफरकाबाजी कम होगी। आर्ट्स के हवाले से मेरा एक और जो सोची समझी राय है कि ये वो चीज़ है जिसमें आप आके जब बैठते हैं, अगरचे आज ये एक आर्ट या परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन इस किस्म की गैदरिंग्स में जब आके बैठते हैं तो आपका कंसर्न ये नहीं होता कि आपके राइट पे जो बंदा बैठा हुआ है ये सुन्नी है कि शिया है, ये क्रिश्चियन तो नहीं है कहीं। आपके कहीं दूर दूर तक दिमाग में इस तरह की बात नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी लोगों के दरमियान, और अगेन क्या होता है कि सोसाइटी में जब तकसीम पैदा की जाती है, नफ़रतें पैदा की जाती है, तो हमें उन लोगों से मेल जोल बंद करवा दिया जाता है ना दूसरी पार्टी से, ठीक है। आप शिया काफिर शिया, शिया मुसलमानों, शिया सुन्नियों की तरफ नहीं आ रहा है, सुन्नी शिया की। हमारे बचपन में ये चीज़ें बड़े आम थी, हम लोग चले जाते थे, वो भी हमारे घरों में आते थे। अब ये आहिस्ता आहिस्ता गिटोज बन रहे हैं, शिया सारे ये वाली कॉलोनी शियों की कॉलोनी है, वो वाला वो सुन्नियों का है, कहीं पठान और पंजाबी का फ़र्क है, कहीं किसी बेसिस पे आपको ये सोसाइटी बहुत से उसमें कई तरह के फ़िरक़ों में बटी हुई है, सिर्फ मजहबी फ़िरक़ों की बात नहीं है, ठीक है। कहीं आप सिंधी और उर्दू स्पीकिंग का झगड़ा चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, ठीक है। और हर जगह दूसरे को इतना बुरा बना दिया जाता है कि उसके नतीजे में आपको यानी एक नफ़रत फील होती है और आप एक्चुअली इंटरेक्ट करने को तैयार नहीं होते, आप उसकी शक्ल देखने को तैयार नहीं होते। सो ऐसी चीज़ों में अब, और इस तरह के एक्सपीरियंसेस हुए हैं, लोगों ने शेयर किए हैं कि इस तरह की गैदरिंग्स में आए, बैठे, और फिर बाद में पता चले कि वो ये तो शिया है। अब वो जो एक अरसे से अपनी फैमिली से या सोशल उससे एक एंटी शिया सेंटीमेंट लेके चल रहा था, उसने शिया का अपने जहन में पता नहीं क्या नक्शा बनाया हुआ था। और ये एप्लीकेबल ऑन अदर, उस पर मैं एग्जांपल एक लेके चल रहा हूँ, एप्लीकेबल ऑन आर अदर ग्रुप्स। तो अब वो वाला जो एक चीज़ थी वो अचानक टूटी, क्योंकि आप 3, 4, 5 दफ़ा इस बंदे के साथ बैठे हैं, कहीं मिला है, कहीं देखा है, फिर आपको लगा कि नहीं शिया भी हमारी तरह इंसान ही होते हैं ठीक है, हिंदू भी हमारी तरह इंसान ही होते हैं, ठीक? तो जब आपको ये वाली फीलिंग आना शुरू हो जाती है तो सोसाइटी के अंदर जो लोग तकसीम करके राज करना चाहते हैं उनके मफादात को ज़क पहुंचती है। इसलिए मौसीकी हराम है, इसलिए थिएटर हराम है, इसकी और कोई वजह नहीं है। इसकी असल वजह ये है कि उसके नतीजे में आप आके इकट्ठे बैठ जाओगे। जब आप आके इकट्ठे बैठ जाओगे तो आपको लगेगा कि ये भी हमारे जैसे इंसान है, ठीक है। और ये लगना शुरू हो गया तो फिर तो गेम ही उल्टी हो जाएगी बिल्कुल। सो ये मेन बातें हैं। डायलॉग की बात करें तो किसी ने इस पर खासा डिटेल में बात की हुई है कि थिएटर डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। थिएटर का सारा प्रोसेस जो है, इसमें दो चीज़ें मैं आमतौर पे अपने एक्सपीरियंसेस से एज डायरेक्टर एक्सपीरियंसेस की बात करूँगा कि एक तो डेमोक्रेटिक अंदाज में काम करने से कामयाबी होती है, मेरा एक्सपीरियंस ये है, ठीक है। मैं टीम के साथ इसमें डेमोक्रेसी का खासा मुजाहरा करता हूँ। मतलब हम रिहर्सल का टाइम तय कर रहे हैं तो हर एक से पूछ रहे हैं, हाँ भाई कौन सा टाइम सूट करता है। फिर ये कि अच्छा चलो ये अगर 10 में से किसी एक को नहीं सूट करता तो फिर हम उससे कहते हैं कि यार तुम बाकियों के साथ कुछ एडजस्ट करो भाई, ठीक है। तो इस तरह से चलता है। दूसरा, थिएटर और अगेन अदर आर्ट फॉर्म्स में भी मेरिट पे काम करना पड़ता है, मेरिट के बगैर नहीं चलती बात, ठीक है। मुझे एक दफ़ा किसी ने कहा कि वो देखे ना उनको ऐसे चांस मिल जाता है क्योंकि वो नेपोटिज्म चल रहा है, किसी का भाई है, किसी का मामू है। मैंने कहा चांस मिल जाता है ठीक है, लेकिन क्या वो उसका कुछ कर पाते हैं? आर्ट में चांस मिल जाएगा आपको नेपोटिज्म के चक्कर में, लेकिन आप कुछ परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो आपके अपने टैलेंट, अपने काम, अपनी मेहनत वो काउंट करेगी वहाँ पे। एक चांस मैं भी आपको दे दूंगा, आप बहुत मेरे पीछे पड़ जाएंगे तो मैं चल ठीक है यार एक ड्रामे से आ जा, ठीक है। लेकिन अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और अगर आप नहीं कर पाएंगे आपको खुद भी मज़ा नहीं आएगा, शायद आप दूसरी तीसरे के बाद खुद भी भाग जाएंगे, यार रहने दो, ठीक है। क्योंकि थिएटर के स्टूडेंट्स आमतौर पे पूछते हैं तो एक और कि ये वाली बातें वैसे वो बातें हैं जो मैं कहता हूँ कहीं लिखा करो ठीक है कि
थिएटर के बारे में जब स्टूडेंट्स पूछते हैं सर मैंने कैसा किया, तो मैं उन्हें कहता हूँ क्या तुम्हें करते हुए मज़ा आया? अगर तुम्हें स्टेज पे करते हुए मज़ा आया है तो ऑडियंस को भी मज़ा आया है। ये एक की है। अगर तुम्हें यहाँ करते हुए मज़ा नहीं आ रहा तो लोगों को भी वहाँ पे जो है तो मज़ा नहीं आएगा। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इसी में वो ऐड कर रहा था कि मैंने एक इंटरव्यू देखा था उस्मान ज़िया लाहौर के, माशाल्लाह से बड़े अच्छे एक थिएटर एक्टर हैं। उन्होंने एक बात की थी, तो वो यही बात थी कि वो कहते हैं कि थिएटर सबसे शफाफ इलेक्शन है। हाँ शफाफ, बहुत खूबसूरत, वाह, बड़ी अच्छी बात लगी बहुत ही थी। खूबसूरत बात है, बिल्कुल। तो ये है, अगर मुझे कहा जाए कि सारी गुफ्तगू को कंक्लूड किया जाए तो सवाल आप इसके बाद भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो मैं आमतौर पर ये कहता हूँ कि बायोलॉजी आपको कोई अपनी साइंस सिखाती है, केमिस्ट्री कुछ अपना सिखाती है, इकनॉमिक्स अपना कोई हिसाब किताब सिखाती है, थिएटर और आर्ट्स आपको जीना सिखाते हैं। थैंक यू। जीना कैसे है, लोगों के साथ रहना कैसे है, लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको थिएटर से और आर्ट से आएंगी। अब अगर कोई सवाल हैं आप लोगों के, तो अगर आप समझते हैं कि मैं बड़ा इंटेलेक्चुअल हूँ और सवाल ज़रूर करना है तो फिर कर लें। इनकी वापसी से पहले हमने क्लोज़ करना है। जी सर। ये थोड़ा सा मुझे एक अजीब सा पाकिस्तान में ही ये देखा है हमने, बाहर भी ये है मगर पता नहीं पाकिस्तान में क्यों है ये, हम बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हैं इस तरह के आर्ट के बारे में। फॉर एग्जांपल जिस तरह लोग कहते हैं कि हमारा जो जुगत का जो थिएटर है ये बहुत वल्गर है और फलाना है ऐसा, तो आप बाहर चले जाएं, आप रसल पीटर से लेके बाकी सारे लोगों के स्टैंड अप कॉमेडीज़ देख लें तो उतना वल्गर नहीं है जितना वो है, मगर वहाँ पे तो कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, और हम पाकिस्तान बैठ के भी देख रहे हैं और उसे इतना क्रिटिसाइज़ नहीं करते जितना अपने जुगत के थिएटर को हम क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो एक तो ये है, मेरा ख्याल है कि क्लास डिफ्रेंसिएशन शायद आर्ट में भी बन गई है कि वो चूँकि गरीबों का आर्ट है इसलिए उसको क्रिटिसाइज़ ज़्यादा कर सकते हैं और ये अमीरों का आर्ट है इसलिए इसको कम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। शायद उसके अंदर भी एक सोशल डिवाइड है आर्ट के अंदर हमारे। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, बिल्कुल है। इसमें ज़ाहिर है बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक हमारा जो कॉलोनियलिज्म वाला एक बैगेज है, हम वो भी साथ लेके चल रहे हैं, प्लस हमने अपनी सोसाइटी और अपने रियासत की शेपिंग ही इस तरह की है कि हर चीज़ जो बाहर की है वो अच्छी है, जो हमारी अपनी है वो अच्छी नहीं है। तो वो वाला चीज़ यहाँ भी रिफ्लेक्ट होती है कि जो अपना देसी ड्रामा है, देसी चीज़ें हैं, वो अच्छी नहीं है। हम उनको सपोर्ट भी नहीं करते, हम उनको जो है तो किसी तरह की कोई तरबियत देने को भी तैयार नहीं है। मेरी अपनी नज़र में ये जो लाहौर थिएटर में जुगत थिएटर करते हैं, दे आर एक्सीलेंट एक्टर्स, इतने अच्छे एक्टर हैं कि कोई हद नहीं है। उनको अच्छे स्क्रिप्ट्स की ज़रूरत है, उनको अच्छे डायरेक्टर्स की ज़रूरत है। वो साइड जो है वीक है, और वो साइड वीक, अच्छा अब दूसरी साइड इसकी ये है कि वो इतना क्रिटिसिज्म आने के बावजूद उनका हाल तो भरा हुआ होता है, हाल तो मेरा खाली होता है। उधर तो टिकट और टिकटेड होता है और टिकट लेके लोग देखते हैं और जाते हैं। तो एक तरफ क्रिटिसिज्म भी है लेकिन दूसरी तरफ जाके देखते भी हैं। आप उनकी यूट्यूब पे वीडियोस देखें, मिलियंस में उनकी व्यूवरशिप होगी। तो ये एक अजीब हमारी सोसाइटी का कंट्राडिक्शन है। चूँकि एक मुनाफ़क़त हमारी सोसाइटी में जनरली होती है, बाकी लोग इलाकों में और मुल्कों में भी हम वो नहीं कहते, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है और हमें अपनी कंट्राडिक्शंस नज़र नहीं आती हैं। समटाइम्स इस तरह होता है कि चाहे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या स्कूल में, समटाइम्स यू परफॉर्म एंड यू सॉर्ट ऑफ मैस अप, राइट? और वो आपकी वो जो गलती होती है वो आप एक ऐसा इम्प्रिंट आपके ब्रेन पे या आपकी पर्सनैलिटी में छोड़ जाती है कि एवरी टाइम यू थिंक अबाउट इट इन द पास्ट यू हैव दैट क्रिंज फीलिंग, यू नो। So how do you exactly get over that feeling, or like tell yourself to go easy on yourself, or how do you deal with it? यार इस वाली सिचुएशन में मेरा ख्याल है कि ज़्यादा कसूरवार उधर इर्द गिर्द लोग हैं, क्योंकि एक बच्चा है, उसने स्कूल में परफॉर्म किया है, उससे कोई गलती हो गई है तो उसको क्रिटिसाइज़ करना या उसको इस तरह से, यानी ज़ाहिर है लोगों के जो रिएक्शंस आते हैं उसके नतीजे में आप उतना डाउन फील करते हैं ना, अदरवाइज़ तो इतना मसला नहीं होता। हम क्या करते हैं, इट्स योर ओन फ्रेंड्स ऑफ कोर्स, वो सारा आपने तरबियत और चूँकि कंपटीशन वाली फ़िज़ा में चल रही होती है ना सारी। मैं जो पहली बात आपसे की कि मेरी क्लास में कंपटीशन वाली फ़िज़ा नहीं क्रिएट करता मैं, तो क्लास में मैं पहली बात एक जुमला जो मेरा मशहूर है कि वी आर हेयर टू मेक मिस्टेक्स,
ये सारे स्टूडेंट्स है ना मानेंगे कि मैं उनसे ये कहता हूँ कि हम इकट्ठे हुए हैं यहाँ क्लास में कि हम यहाँ मिस्टेक्स करें, ठीक है। ये स्टूडेंट्स के सर से एक बहुत बड़ा प्रेशर उतर जाता है, ठीक है। वो उसके बाद खुल के क्लास में जो भी गेम्स एक्सरसाइजेज हम करते हैं वो करते हैं। स्टिल ये कि गलतियाँ स्टेज पे हमसे होती हैं, ये नहीं है कि हमसे नहीं होती हैं। एक तो ये कि उन गलतियों को हैंडल का, एक मैंने इसमें बात की थी कि हम एक्टर जो है वो अपनी गलतियों को हैंडल करना सीखता है कि जब गड़बड़ हो गई तो फिर अब क्या करना है, ठीक है। तो वो जो इम्प्रोव की गेम्स हैं और ऐसी चीज़ें, मतलब हम एक्टर्स की ये ट्रेनिंग करते हैं कि स्टेज पे जब आपने कोई ब्लंडर मार दी है तो अब उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है। तो यू गेट ओवर इट। मैंने खुद किए हैं, ऐसा नहीं है कि मुझसे कभी ब्लंडर नहीं हुए। हम कराची में परफॉर्म कर रहे थे, आई जस्ट डोंट नो कि क्यों मेरे जहन में ये आ गया कि यहाँ पे इमरान की एक लाइन है, मेरी लाइन से पहले इमरान की एक लाइन है और मैं बाकायदा सिचुएशंस क्रिएट कर करके इमरान को मौका दे रहा हूँ कि अपनी लाइन बोले, और मुझे गुस्सा आ रहा है कि क्यों नहीं बोल रहा है यार ये, ठीक है। और वो बाद में पता चला कि नहीं, वहाँ पे उसकी वो लाइन नहीं थी, मेरे जहन में कहीं मैसअप हो गया था, लेकिन हमने सिचुएशन को हैंडल कर लिया था। इसी तरह यहाँ PNCA में मैं और सलमान इकट्ठे परफॉर्म करते थे एक सीन, और वो उसमें मेरी बड़ी लंबी तकरीर थी, ठीक है। वो कोई 4 सफ़े की ओवरऑल जो है नहीं पूरी तकरीर थी, वो 4 सफ़े की थी, जिसमें बीच बीच में कहीं कहीं सलमान जो है ना उसकी 1-2 लाइनें आती थी। अब एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं बोलते बोलते ना गड़मट कर गया, और उसमें मैं सलमान की एक लाइन स्किप करके उससे अगली लाइनें भी बोल गया, और मुझे इमीडिएटली रियलाइज़ हो गया कि अब गड़बड़ हो गई है। अब मैं दुआ कर रहा हूँ कि सलमान अपनी वो लाइन छोड़ दे, वो उस पर ना जाए, ठीक है। तो वो सलमान ने नहीं किया, सलमान ने वो लाइन बोल दी। तो मैंने घुमा फिरा के नहीं, मैंने फिर ये नहीं किया, ये वैसे आप लोग अक्सर ये जो मेरे पुराने साथियों सवाल करते हैं कि आप स्टेज पे जाके सारी लाइनें आगे पीछे कर देते हैं, क्या करते हैं ये, ठीक है। तो उसके पीछे मेरा ख्याल है, अब मुझे याद आ रहा है कि ये गेम है कि उसमें फिर मैंने ये किया था कि अब अगर मैं पूरी उसी तरतीब से दोबारा सारी लाइनें बोलता तो ऑडियंस को पता चल जाना था कि ये तो मैस कर गए। तो मैंने उन लाइनों को पैराफ्रेज किया, कुछ बीच में से ड्रॉप की, कुछ आगे पीछे करके, और उसको घुमा के उस तरह से बना दिया कि सलमान की लाइन जो है वो भी जस्टिफाइड लगे, ये ना हो कि उस पर वो आए कि ये बीच में क्या बोला है ये। तो ये हमारे पास ट्रिक्स हैं, और अगर बहरहाल ब्लंडर हो जाता है तो बाद में आम तौर पे हम सारे एक्टर्स जो है वो एक दूसरे को कोई बात नहीं ये वो है। तो जी इनको माइक, ये एक साइकोलॉजिकल टीचर और वो सारी साइड भी है ना, और ये अच्छा, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये एजुकेशन का प्रोसेस ऐसा बना हुआ है। एक ऑस्ट्रेलियन स्कॉलर आए थे, उन्होंने कहा कि वी हैव डिज़ाइंड एजुकेशन टू फेल पीपल, ठीक है। तो ये हमने ना, वो चाहे बच्चा स्टेज पे परफॉर्म कर रहा था या एग्ज़ाम में परफॉर्म कर रहा था, ये तो हम जब टीचर्स की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं टू बिकम फैसिलिटेटर्स, तो इंस्ट्रक्टर में और फैसिलिटेटर में बेसिकली ये डिफरेंस है। और मुझे आज तक याद है कि मैं जब टैबलो होता था ना, तो मैं सिंगिंग पे होती थी, जो जिस नज़म पे टैबलो हो रहा होता था, तो मैं कोई ओवर कॉन्फिडेंट थी, तो मैं आगे कागज़ नहीं रखती थी, ज़ुबानी गाऊंगी, ठीक है। अब गाते गाते तीसरे शेर पे अटक गई। तो मुझे याद है कि मेरी जो टीचर थी, अब वो फैसिलिटेटर थी ना, शी न्यू कि कभी भी ऐसा हो सकता है, राइट। तो उसने एक लम्हे में ला के कागज़ मेरे आगे रखा, मुझे नहीं पता था कि उसने लिख के रखा हुआ है, राइट। यही टैबलो हमने दूसरे स्कूल में जाके करना था, और अब मैं अंदर से शदीद डरी हुई थी, पसीने छूटे हुए थे कि अब मुझे नहीं देंगी ये काम। तो मैं बैक स्टेज जाके मेरा पहला जुमला ये था कि अब आप मुझसे नहीं कराएंगी, तो उसने कहा नहीं बेटा तुम नहीं करना है। ये वो लम्हा होता है मेंटोरिंग का जो हमारे टीचर्स मिस कर जाते हैं, और वाकई बहुत से बच्चे एजुकेशन के दौरान इस तरह की किसी गलती को ऐसा साथ कैरी करते हैं कि उनको लगता है कि अब मैं ज़िंदगी में कभी ये काम नहीं कर सकता। और मैंने उसके बाद भी वैसे ज़ुबानी ही गाया, लेकिन सही गा बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे अभी जो इनके ग्रुप में हमने कंक्लूडिंग सेरेमनी यहाँ पे करनी थी, उसके लिए अली ने जो मोनोलॉग चूज़ किया था, वो उस पर बड़े रिजर्वेशंस थी कि अली एक अर्बन लड़का है जिसको गाँव का पता ही नहीं है कुछ, उसने कभी गाँव में ज़िंदगी नहीं गुजारी है, और उसने एक मोनोलॉग पिक कर लिया, एक सर मैं ये करूँगा। अब एक ये था कि चल रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है, ठीक है।
मैंने ये वाला एटीट्यूड नहीं किया, मैंने उसको रियलाइज़ करवाया कि देख तेरे लिए चैलेंज क्या होगा, तू शहरी बंदा है, तुझे पंजाबी तू बोल नहीं सकता, ठीक है, वो अब एक चकवाल की स्टोरी है। तो लेकिन उसने जब चैलेंज को रियलाइज़ किया तो उसने कहा कि मैं देख लूँगा। सो उसने मेहनत करना शुरू की, उसने आई डोंट नो पंजाबी की फ़िल्में देखना शुरू कर दी। उसने क्या किया, उसने वो एक्सेंट पंजाबी का डेवलप किया, उसने अपनी बॉडी लैंग्वेज, वो हर रिहर्सल में आता था, कुछ करता था, मैं उसे थोड़ा सा और बताता था कि यहाँ पे तुम ना स्टिफ हो थोड़े से, तुम्हारा ये मसला है, ये मसला है, ये वाला लफ्ज़ जो तुमने बोला ये तुम टिपिकल उर्दू वाले उसमें बोला है, पंजाबी इसको ऐसे बोलेंगे, ठीक है। वो फिर वापस जाता था, फिर हर अगली दफ़ा वो और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता था। और जब उसने फाइनली यहाँ पे सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में परफॉर्म किया तो वो जो इधर से एक तालियों का तूफ़ान उठा था, ठीक है, वो उसमें से कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने देखा था, तो वो जो तूफ़ान उठा था वो नहीं है कि जो आप किसी को कह के तालियाँ बजवाओ, वो है जो लोगों के दिल से निकली। जब उसका मोनोलॉग ख़त्म हुआ, हाँ, और मतलब उसने इतना समा बांध दिया था कि मैं ऑडियंस में बैठा, मैं कंडक्ट कर रहा था, मैं ऑडियंस में बैठा हुआ था, आई गेव ऑडियंस अबाउट 2 मिनट्स कि वो नीचे आए, उस इंटेंसिटी के जो इमोशनल इंटेंसिटी है वो नीचे आए। सो मैं 2 मिनट तक नहीं आया स्टेज पे और कोई क़यामत नहीं आई। हालांकि अदरवाइज़ हमारा अपना ये रूल है कि स्टेज 2 मिनट तो तूफ़ान टाइम है, बहुत वक्त है, 2 मिनट स्टेज खाली छोड़ना पे डायरेक्टर आपको कहे कि जा तू आइंदा थिएटर करी ना, इतना बड़ा गुनाह है, ठीक। लेकिन हमने छोड़ा क्योंकि मुझे आइडिया था कि ऑडियंस की इंटेंसिटी इतनी हाई है। तो ये एटीट्यूड पे है, और टीचर्स को, मेंटोर्स को, उनको अपना एक्चुअली रवैया बदलना है ताकि दूसरे लोगों से गलती हम सब से होती है, किससे नहीं होती है। गलती को पहाड़ ना बनाएं, उसको इनकरेज करें कि दोबारा करें। आप कुछ Lovely listening to you, you know, it was so very enlightening, and considering the very spirit, you know, I believe life is all about learning, right? Our experiences, our interactions, our practices, you know, whatever we say, whatever we write, whatever we do in our lives, you know, it has to give in, right? It has to make us learn something, all right? So the question that I have basically has a sort of a historical context, you know, and it's for my learning primarily. And it's an open question for everyone, you know, whoever could, you know, answer. You're a writer. I write a bit here and there. And if we consider those classical romantics like Wordsworth, specifically, William Wordsworth and S.T. Coleridge, you know, they had this frenemy, they were frenemies basically, right? And both of them were like of 2 different opinions, although they were representative of the same age, right? Wordsworth used to say that poetry is a sort of an art that is for enlightened audience. It's like caviar, you know, when it comes to food, all right? Not for everyone. You have to have, you know, a taste for it, right? But then when you talk about Coleridge, he was like, no, I mean, it should be for everyone, for the masses, you know, so that everyone could enjoy it. Everyone has the right to enjoy it. But, you know, once again, if you talk about Wordsworth, he was like, not everyone has the sense to appreciate it and, you know, enjoy it. There are people who just gobble up everything. Yep. All right. And then there are people who know how to taste it. They consider it a delicacy and they appreciate it in its true sense. So something that, you know, it's a tug of war in me. You know, whenever I write, whenever I compose something, what do we do? Do we, you know, write it for an enlightened audience? Do we create stuff for an enlightened audience? Or do we consider the masses? You know, personally, I try to keep the balance. All right. But then again, sometimes, you know, your artistic flair, the inside of you, and it tells you, oh, come on, man, give your best. All right. Bring out something that is different, or something for the rest of the world to, you know, to remain. Something like Macbeth. You know, I mean, you tell some, you know, a Tom, Dick, or Harry, you know, like me, to read Macbeth, you know, we'd just mess it up. You know, seriously, we'd have, I don't know. You'd be like, what is this, man? I mean, why couldn't he talk straight? Right? But if you tell someone, you know, who's enlightened enough, who has gone through it, you know, who knows what it's all about, you know, Shakespeare redefined English, you know, in his times. And he wasn't even formally educated. I mean, think about that, right? So, what is your take on it? And everyone here, you know, I believe you're enlightened enough to, you know, talk about it. कोई जवाब देना चाहेगा? In part, बाकी मैं आप पे छोड़ूंगा. I say कि ये चीज़ जो है ये again opinion का matter है ना, तो ये this is a matter of interpretation. This isn't simply we may not be able to satisfy you.
In fact, if you are open to listen to us, maybe we give some answer. Our interpretation might rock with you, might echo with you. In fact, problem is that again say ये content generation. Do you understand Urdu? Yeah. Okay. Content generation के मुतल्लिक कोई भी बंदा content generation से मैं generally वही कहूँगा, कोई ड्रामेटिस्ट है, स्क्रिप्ट राइटर है, कोई पोइट है, कोई फिक्शन लिखता है, कोई आर्ट क्रिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ कलर्स, लाइक ये इस खूबसूरत ड्रॉ करने वाले ने रोज़ जो पीछे ड्रॉ करते हैं. सो आप एक यू सी योर ऑडियंस, हमेशा फैसला तो वो इसी तरह ही करते हैं. यू सी योर ऑडियंस, यू सी योर कंज्यूमर. ये मार्केट वाला भी यही करता है, जो मार्केट डिज़ाइन करते हैं ना, मार्केटिंग. ऑडियंस देखते हैं, कंज्यूमर देखते हैं, और फिर एवरेज निकालते हैं कि आपने कुछ कहना भी है. फिर आपने आर्ट फॉर्म्स का यही थोड़ी लिमिटेशन होती है कि आपने आर्टिस्टिकली कहना है. ये वो एक यू गेट एक ट्रेड जो है ना वो लॉ है इसका, या रूल है. सो आप फिर एक डिफ़ाइन करते हैं, एक डिसीजन लेते हैं. आगे से फिर ये होता है कि आपकी क्रिटिकल सेंस, हाउ मच दैट इज़ स्मार्टर, how well you have been able to interpret your audience, your consumer, your viewer, your listener, your seer, even watcher. So वो जो है ना तो मैजिकल मोमेंट ही होता है. मुझे वो किसी का मतलब मैं वो ज़ाहिर उस पे इम्प्रेस नहीं करना चाहूँगा. किस नॉवलिस्ट का मुझे याद आ रहा है, रिसेंट कंटेम्प्रेरी जैपनीज़ है कोई, काफका ऑन द शोर किसकी है यार, वो क्या नाम है उसके अंदर लाइन, उसने जो कहा था ना मोहब्बत हो जाने का लम्हा कौन सा होता है, तो वो आज तक शायर सारे सुलझा रहे हैं. वो नहीं पता लगा. उसमें बड़ी खूबसूरत प्रोज में उसने बात की थी, ये मैजिकल होता है यार, यू नेवर नो किस लम्हे हो जाता है. अंडरस्टैंडिंग का जो है ना ये चीज़ें, मतलब मैं यहाँ पे अपने आप को लोकेट करूँगा एग्जाम्पल के तौर पे, टीचर के तौर पे. मैं ये कहता हूँ कि यू नेवर नो, आप कभी पता ही नहीं चलता. आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कॉन्टेक्ट, आपके पिच ऑफ योर साउंड, द वे आपकी इंटोनेशन बोलने की किसी वक्त इस कदर इंगेज कर देती है स्टूडेंट्स को, आपको लगता है कोई ग्रामर नहीं चल रही इस मेरे काम की, कोई रूल्स बिजनेस नहीं काम कर रहे, बट दिस इज़ मैजिकल मोमेंट. सो देयर इज़ ऑलवेज अ मैजिकल मोमेंट. थोड़ा बहुत तो रखा ही जाता है कि थिएटर की जो मैं थिएटर को समझता हूँ, ड्रामा की तवज्जुह से समझता हूँ, कि उसमें अल्टीमेटली ये है कि दिस इज़ डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म, इंक्लूसिव है, ज़्यादा लोगों, एक तो टीम वर्क है, फिर आपकी ऑडियंस जो है थिएटर की ख़ास तौर पे उसमें आ जाएगी कि वो जो है ना, वो जिन्होंने कहा पहला शफाफ इलेक्शन है, वो फौरी तौर पे फीडबैक का आ जाना जो है ना, तो आपको डिपेंडिंग अपॉन के आप यहाँ पे बैठे हुए हैं तो कुछ आप थोड़े से लिबर्टी किस लेवल के ले सकते हैं, दैट वेरीज. गली में कर रहे हैं तो आपको अपने पे इनहिबिशंस के नए सेट के साथ वहाँ मौजूद होना होता है. सो दिस इज़ अ डायनामिक प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग, डिफाइनिंग, रीडिफाइनिंग, रीडिफाइनिंग. तो वो जो है ना वो डिसाइड करता है कि आपने पोइट्री किस तरह की लिखनी है, आपने कहानी किस तरह की लिखनी है, आपने ब्लॉग किस तरह का लिखना है, आपने फेसबुक की स्टेटस कैसा लिखना है, ट्वीट कैसे करना है. आप अपनी ग्रेटिफिकेशन के लिए कर रहे हैं. टाइम्स कुछ मीडियम्स ऐसे हैं, वो मैं फेसबुक स्टेटस या ट्वीट को भी कहूँगा कि वो मे बी दैट इज़ फॉर यू, लाइक जिस तरह राशिद नज़्म लिखते थे तो वो और तरह लिख रहे हैं. वो पर्सनल ग्रेटिफिकेशन या एक ऑडियंस उन्होंने डिफ़ाइन की है. ऑन द अदर हैंड जो हैं हबीब जालब लिख रहे हैं, या बहुत ही बुरी तरह से उल्टी सीधी छलांग मार के पहुँच तहजीब हाफी भी कैटर कर रहे हैं. वो डिफ़ाइन कर रहे हैं ना, कि अब फैज़ ने भी डिफ़ाइन किया, प्रवीण शाकर भी डिफ़ाइन करती हैं. अपना आप किसी को देख के जब आपने पब्लिक में जाना है अपनी इंटरप्रिटेशन के साथ, अल्टीमेटली आप अपना ऑडियंस, अपना रीडर, अपना व्यूअर, अपना सारा डिफ़ाइन कर रहे होते. सो इसके मुतल्लिक वन लाइनर कोई स्टेटमेंट मेरा नहीं ख्याल के हो सकती है. दिस इज़ अ मैजिकल मोमेंट. और क्रिएटिविटी और आर्ट्स में मोस्ट ऑफ मैजिकल मोमेंट रूल्स द वर्ल्ड. दैट्स इट. आई गेस एनीबॉडी वांट्स टू. यूएस में बैठ के ना द न्यूज़ के लिए 1-2 आर्टिकल्स लिखे, नोइंग कि द न्यूज़ कौन पढ़ता है, ठीक है. तो उसकी टोन भी वही थी और उसकी लैंग्वेज भी वही थी, और मैं अमेरिका में बैठी हुई थी तो मेरी भी उस वक्त टोन एक सेट हुई हुई थी और मैं बड़े आराम से लिख रही थी. जब मैं पाकिस्तान वापस आ गई तो मैंने कोई 2 या 3 महीने और लिखा द न्यूज़ के लिए. एंड देन आई रियलाइज्ड कि जो बातें मैं लिख रही हूँ
इसको द न्यूज़ पढ़ने वाले पहले से जानते हैं, ठीक है। तो फिर मैंने 2 काम किए। मैंने एक तो उर्दू में लिखना शुरू कर दिया और मैंने दुनिया पाकिस्तान में लिखना शुरू कर दिया। अब मुझे पता है कि दुनिया पाकिस्तान कौन पढ़ रहा है और कौन सी उर्दू लिखनी है और किस लेवल की लिखनी है। मैं इसको बिल्कुल एक अलग मेटाफोर से जोड़ने लगी हूँ जो शायद समझ में आ जाए। जब हम बड़े हो रहे थे तो पहली डिज़ाइनर्स में मारिया बी थी, और मारिया बी ने अपना एक लेवल डिटर्मिन कर लिया कि उसने एलीट के लिए ही डिज़ाइन करना है, और उसने आज भी एलीट के लिए ही डिज़ाइन करना है। उसने जो डिज़ाइन किया है ड्रेस, उसमें ना पर्दे का कोई इशू है, ठीक है, ना उसको ये इशू है कि ये सी थ्रू होगा, और उसको पता है कि ये किन लोगों ने पहनना है और वही पहनेंगे, और उनको ये सारे मसाइल ही नहीं हैं। जबकि उसके मुकाबले में आज जिनको हम गलती से डिज़ाइनर कह रहे हैं, एक्चुअली वो डिज़ाइनर्स नहीं हैं, ब्रांड्स हैं, वो हर तरह के तबके को मार्केट करना चाह रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं, तो वो हर तरह का डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। मैं वापस आती हूँ आर्ट्स की फॉर्म पे, तो ये मुझे यासिर की बात बहुत ही प्यारी लगी। अगर एक शख्स खुद से लिबरेट नहीं हो पा रहा तो वो अपनी तरज का और अपनी ही क्लास के लिए लिखेगा, और वो लिबरेट ही नहीं हो पाएगा उसमें से, और वो कन्विंस भी नहीं कर पाएगा खुद को कि मैं किसी और के लिए लिखूं। तो पहले जो क्रिएटिव राइटिंग है या जो राइटर है, उसके अपने दिमाग को कुशादा होना पड़ता है और उसको ये तस्लीम करना पड़ता है कि मैं सिर्फ अपने जैसे लोगों के लिए नहीं लिख रहा, मुझे अपनी ऑडियंस अगर बड़ी करनी है, या अगर मैं पर्पसिव राइटिंग कर रहा हूँ, एक तो है ना सिर्फ फॉर एंटरटेनमेंट सेक, और एक है पर्पसिव राइटिंग। जिस तरह इन लोगों के जो ड्रामे थिएटर वाले के मैंने देखे, ये बहुत से थीमेटिक राइटिंग कर रहे होते हैं और पर्पसिव राइटिंग। तो फिर ये वहाँ तक जाके सोचेंगे कि यार किस ऑडियंस को एक्चुअली इसकी ज़रूरत है, तो फिर लैंग्वेज भी उनकी इस्तेमाल की जाएगी और टोन भी उन्हीं की इस्तेमाल की जाएगी। So I really like the point of view, but here's the thing. How about, in fact, what if, the ideas that you're trying to talk about are so sublime that, giving them a very average tone would actually ruin the purpose. For instance, let's talk about Iqbal. All right. To study Iqbal, you need to go through the rest of them, the rest of the lot. All right. You need to study other poets, all right, in order to maybe reach to a point where you understand the dynamics of his poetry. What he's actually talking about and what he's projecting, right? Especially the stuff that he has in Persian. All right. What was the name? Bal Jibril, I believe. Right. Crazy poetry. But then again, a common person may not be able to relate to it. So my point of view is that once you become someone, all right, and by someone I don't mean someone recognized or anything, just a point of view, all right. Anyone, we may call it, very objective, all right, but at the same time, we should really understand that it's very much subjective to us as well. Because at the end of the day, if you're an artist, you're taking influence, deliberate or not, doesn't matter, all right? You study people, right? You study influences, you study this, you study that. At the end of the day, what you are is probably a reflection of you as well at the same time. It is something that is coming from different other sources too. It's like, springs, springing in the mountain and coming, joining in the river, and the river ending up in the, in the sea, all right? So the point is, if you cannot, I'm coming back to the same question, if you think the ideas that you're trying to project, they're too sublime, to be put up in a very say informal way or in a way that is too plain, don't you think they'll lose their charm? That's Maria B. Mm-hmm. It's worth the risk, I believe. Right? Yeah. वो चीज़ नीचे आ ही नहीं सकती ना. What if you're trying to raise the bar? You're going the other way, actually. That maybe the audience would get enlightened one day and maybe understand things. दो हाँ. नहीं ठीक नहीं आप बोलें अच्छा मैंने नहीं आया करना इन द ब्लैक होल पे, लाइव नहीं देखूंगी कभी भी. पिछली दफा मुझे कासिम याकूब ने कहा था अब मेरी टॉक थी. ओके, द क्वेश्चन इज कि ये बिल्कुल ठीक है जो चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नहीं कहना चाहती लेकिन मैं कहती हूँ कि अच्छा अगर मेरे ऑडियंस के 3 टियर्स हैं राइट, और मैंने टॉप टियर के लिए एक चीज़ लिखी थी और मुझे समझ में आया कि यार ये टॉप टियर को तो मैं
मैं बाहर भी बात कर रही थी कि मैं तो प्रीचिंग द प्रीचर्स कर रही हूँ, टॉप टियर की समझ में तो पहली बात आई हुई थी और मैंने फिर उन्हीं के लिए लिख दिया। तो इसका एक आंसर तो ये है कि in my brain I will kind of reiterate it in a way कि वो अपने मीनिंग लूज़ नहीं करेगी, ठीक है, लेकिन उसकी टोन बदलेगी, उसकी लैंग्वेज बदलेगी, मीनिंग नहीं बदलेगा, मीनिंग वही रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पहले मिसाल दे रही हूँ कि जी मेरी एक प्रोफेसर से गुफ्तगू हुई और उन्होंने ये फरमाया, और मैं थोड़ी देर के लिए सोचती हूँ कि यार अगर यही बात मैंने अपने ऑडियंस के लिए लिखनी है तो लेट मी थिंक अबाउट इट कि मैं चाय के ढाबे पे बैठी थी और चाय वाले से मेरी बात हो रही थी, तो उससे मैं किस लैंग्वेज में बात करती, बात मैंने वही करनी थी, ठीक है। तो एक तरीका तो मेरे पास ये है कि मैं उसको उसके मीनिंग ना खोने दूँ, नंबर 1। नंबर 2, मैंने अपने क्लासरूम में ये गलती की और मैं कन्फेस करती हूँ कि मैंने बच्चों को अंडर एस्टिमेट किया कि इनकी समझ में ये बात नहीं आएगी तो ये वाली फ़िलासफ़ी रहने देते हैं, ये आसान वाली पढ़ा लेते हैं। एंड सम ऑफ देम रेज्ड अ क्वेश्चन जिससे मुझे इतना मज़ा आया कि यार ये तो ऑलरेडी वहाँ पहुँचे हुए हैं, मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ। जब हम ऑडियंस की बात कर रहे हैं, जब हम लोगों की बात कर रहे हैं, तो अभी हम दोनों एक गांव में गए हुए थे और मैंने वहाँ वो मूंगफली सॉर्ट कर रही थी ख़वातीन, और उनसे मैंने 1-2 बातें की एंड आई वाज लाइक ये किसी पढ़े लिखे शख्स को समझाना मुश्किल है मेरे लिए जो ये ख़वातीन यहाँ बैठ के कॉन्वर्सेशन कर रही हैं। तो बाज़ दफ़ा जो राइटर है ना वो बड़ा अंडर एस्टिमेट करता है, या जो क्रिएटर है ना वो बड़ा अंडर एस्टिमेट करता है अपनी ऑडियंस को। तो आई वुड अगेन से कि हाँ मैं टोन बदलूँगी, मैं लैंग्वेज बदलूँगी, मैं मीनिंग नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मीनिंग उसके लिए भी वही है। ठीक है, माइक तो उनको दे दें। मेरा ख्याल है अब हम इसको कंक्लूड करते हैं, 2 घंटे होने वाले हैं। तो मैं आखिरी बात सिर्फ आप लोगों की जो ये बहस थी उसमें कि एक तो शायरी और इस तरह की जो आर्ट फॉर्म्स है ना, जैसे म्यूज़िक है, इसमें कुछ लोग दूसरों के लिए गाते हैं या दूसरों के लिए लिखते हैं, कुछ अपने प्लेजर के लिए करते हैं। सो पहला तो आपने ये क्लियर करना है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो फिर आप जैसा भी चाहते हैं आप वैसा करें, वैसा लिखें, उसकी कोई ना कोई ऑडियंस निकल आएगी। ये नहीं है कि उसकी ऑडियंस नहीं है, ठीक है। फैज़ ने लिखा, उसकी शायरी को इनकलाबी भी समझा जाता है, लेकिन उसकी शायरी आम आदमी की समझ में नहीं आती है। आज बाज़ार में पाबजूला चलो, इधर बैठे हुए लोगों में से भी आधे को नहीं पता कि ये क्या है, ठीक है, और ये पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग हैं। तो आप ज़रा बाहर निकलेंगे और आम कम्युनिटी में जाएंगे तो उधर तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। तो अब आप कहाँ कर रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं, आप किसी और के लिए लिख रहे हैं या अपने लिए, अपने प्लेजर के लिए लिख रहे हैं। और स्पेशली जो क्रिएटिव यानी पोइट्री, म्यूज़िक, इस तरह की चीज़ें हैं। हमारा थिएटर का चैलेंज ये होता है कि हम चाहते हैं कि लोग देखें, हमारा ये ज़रूरत है। स्टेज थिएटर प्ले जो है ना वो ऑडियंस के बगैर नहीं हो सकता, वो उसमें हमें ऑडियंस चाहिए। गाना आप अकेले बाथरूम में बैठ के भी गा सकते हैं, ठीक है। शायरी आप अपने और अपने 2-4 करीबी दोस्तों को बिठा के सुना। कई ऐसे शायर हैं जो नहीं जाते मुशायरों में और इस तरह, और उनकी शायरी को भी एक ऑडियंस मिल जाती है। यानी वो कल को किताब छापेंगे तो उसके कोई 10, 12, 100, 200, 400 पढ़ने वाले निकल आएंगे। सो आपने तय करना है अपने ऑब्जेक्टिव से, ठीक है। मतलब हम अभी जो इस वक्त जिस प्ले पे मैं काम कर रहा हूँ, फैज़ान लोग जिसमें शामिल हैं, वो हमने थिएटर गोअर्स के उस सर्कल से निकल के हम बाहर जा रहे हैं, ठीक है, और हम डिसेबिलिटी के हवाले से अवेयरनेस रेज कर रहे हैं। सो ये ड्रामा उन ड्रामों से बहुत मुख्तलिफ है जो आपने मंटो के प्लेस देखे या 100 बरस की स्टोरी देखा या और इस तरह के प्लेस जो हम करते हैं। अदरवाइज़ ये हमने स्ट्रीट में जाके करना है, हमने आम आदमी तक पहुंचना है। सो उसकी लैंग्वेज, उसका स्टाइल वो बिल्कुल डिफरेंट है। 100 बरस की स्टोरी हमने टीनेजर्स को अपना टारगेट सेट किया हुआ था कि ये हमारी ऑडियंस है, आए उसे देखने के लिए। ज़ाहिर है बुज़ुर्ग लोग भी आए, बड़े लोग भी आए। अच्छा, ये एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप ट्रांसेंड कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी अभी फिल्म की, मुन्ना भाई MBBS, वो एक आम रेडी वाला भी देखेगा, ठीक है, और एक थिएटर करने वाले ने भी उसे देखा। थिएटर करने वाले ने उसे अपने लेवल पे इंटरप्रेट किया, रेडी वाले ने, रिक्शे वाले ने उसे अपने लेवल पे इंटरप्रेट किया। तो मेरे नज़दीक ये ज़्यादा बड़ा बेहतर आर्ट है कि जो हर लेवल के लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है।
तो क्या हम अगर वैसा कर सकें तो क्या ही बात है, वो है। और आखिरी बात के आपने ऑडियंस वाली बात की, ये हम हमेशा, मैं अपने स्टूडेंट्स को थिएटर के हवाले से कहता हूँ, नेवर अंडर एस्टिमेट योर ऑडियंस, नेवर। ये सोचना कि ये ऑडियंस को समझ नहीं आया। मैं ज़ाती तौर पे, मुझे एक दफ़ा यहाँ PNCA में एक प्ले हुआ, किसी ने लाहौर से ग्रुप आया हुआ था, उन्होंने किया, और वो प्ले नहीं कनेक्ट कर पाए लोगों के साथ ना, हालांकि हॉल भरा हुआ था, 450 लोग थे उसमें। वो ऑडियंस मतलब किसी वजह से पहले ही इकट्ठी थी और फिर उन्होंने उसके सामने प्ले किया, प्ले नहीं, लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाया। तो उसके बाद मैंने उनके डायरेक्टर को ये कहते हुए सुना कि ये लोग ही जाहिल थे। ठीक है, तो ये मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि ये आर्गूमेंट बीच में नहीं लेके आना। अगर हमारा प्ले ऑडियंस के साथ नहीं कनेक्ट कर पाए हम, तो फिर देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद अस, नॉट देम। ठीक है, और ऑडियंस ऐसी यानी अनपढ़ लोगों ने भी, मैंने तो चूँकि बहुत ज़्यादा थिएटर किया ही अनपढ़ लोगों के सामने है, देहातों में जाके किया है, सब्ज़ी मंडी में जाके किया है, गांव के किसी बड़े बरगद के दरख्त के नीचे खड़े होके किया है, किसी शख्स के सहन बड़ा था उनके घर का तो वहाँ किया है। ठीक है, तो ऐसी जगहों पे किया है जहाँ आम अनपढ़ लोग थे। और मेरे सब्जेक्ट्स क्या हैं? डोमेस्टिक वायलेंस। आमतौर पे आप ये समझेंगे, आम ख्याल ये है कि अगर आप एक नीचे अनपढ़, तो क्या किसी से भी कहो कि ये औरतों को मारपीट करना बड़ी बुरी बात है, तो लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। वुड यू बिलीव, मैं बात कर रहा हूँ, पिंडी घेब जानते हैं कोई? छोटा सा कस्बा है, ठीक है, पिंडी घेब से 2-3 किलोमीटर बाहर एक चौक है, उसे इखलास चौक कहते हैं। वहाँ पे हमने डोमेस्टिक वायलेंस पे प्ले किया। वहाँ कोई पढ़ा लिखा, कोई यूनिवर्सिटी PhD लोग तो नहीं आए होंगे देखने के लिए, चौक के बीच में। वहाँ हमने डोमेस्टिक वायलेंस पे प्ले किया, और उस प्ले के बाद वहाँ से हम, एक बंदे ने आके हमें ये कहा कि जी इसकी कोई वीडियो दें, हमने अपनी औरतों को दिखानी है। ठीक है, एक और जो है बंदा, एक रिक्शे वाला था, उसने कहा जी आप लोग ऐसे जा ही नहीं सकते हैं, आप लोग आएँ इधर बैठे, हम आपको चाय पिलाएंगे। वो जिस खोखे पे हमें लेके गया, उस खोखे वाले ने कहा इनकी चाय के तो मैं पैसे ही नहीं लूँगा, क्योंकि वो भी उस चौक में प्ले देख चुका था। तो ये अब आपके लिखने, आपका स्क्रिप्ट, आपका उस इशू पे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि इशू पे ग्रिप है कि नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस को एक आम आदमी देखता कैसे है? चाइल्ड मैरिजेस पे जब मैं प्ले करने जाता हूँ, पहले ये सोचता हूँ कि आम गांव का बंदा चाइल्ड मैरिज को देखता कैसे है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझ के फिर जब मैं उसके लिए एक प्ले लिखता हूँ तो उसको बहुत मज़ा आता है उसका। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि नहीं जी रोटी खाएं बगैर तो तुसी जा ही नहीं सकते। मेरे साथ इस तरह के बहुत सारे सीन हुए हैं। पहले उन्होंने कहा थिएटर दफा हो जाए, तो थिएटर करना आ गए ने मुँह चुके है भी कोई। ठीक है, उसके बाद हमने प्ले किया, फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि नहीं अब आप चाय पिएँ, रोटी खाएँ, बैठें, ये वो, तो वो पूरा तब्दील हो जाता है, क्योंकि उनके ध्यान में पहले वो जुगत वाला थिएटर होता है कि जो वो कंजर खाना होगा यहाँ पे। ठीक है, बहरहाल इसके साथ हम कंक्लूड करते हैं, बहुत लंबी बात हो गई है, आपके सब्र की दाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, थैंक यू।